हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे ने सीनियर जी के वो 9 मानते सील से को दिया। सीनियर जी उस एते को रोकते हुए कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा एस्टोनिश सिंह के मैजिक दे जा रहे, या तो कभी एनलाइन थे आती भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो 9 माउंटेन सील से तोड़ने की वजह से सीनियर जी बहुत दूर जाकर गिरता है, या तो कि एक पहाड़ को भी वो तोड़ देते हैं पूरी तरह से। और फिर सीनियर जी गुचेंगे से कहने लगा सुप्रीम डायग्राम और इमोर्टल स्लेइंग डेसोलेशन और नीलम्स के साथ आखिरी बैटल में हम लोगों ने खो नहीं दिया था, तो फिर ये इस बच्चे के हाथ में कैसे आ सकता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सुप्रीम डायग्राम के अंदर से एक ड्रैगन्स का ओरा और एक फोनिक्स का ओरा बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलने के बाद जीप सीनियर जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सीनियर जी अपनी धर्मावधि के दोनों हाथ की मदद से इन दोनों केचर को आसानी से रोक देते हैं। फिर अगले सीन में उन्होंने एक दो केचर को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अपने मन में सोचने लगा इन सारी मैजिक से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल है इस बच्चे के साथ डील करना, क्योंकि जब ये बच्चा पूरी तरह से डेमर बन चुका है तब इसका स्ट्रेंथ एक %% को आसानी से सरफेस कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सीनियर जी के ऊपर अपनी देसोलेट स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह सीनियर जी मिट्टी में जाकर झुक गया। और फिर अगले सीन में गुचेंगे 9 माउंटेन सील से उन पर अटैक करने लगा और फिर सीनियर जी से कहने लगा आपके इन सारे बेकार स्ट्रगल को यहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपनी धर्मावधि की मदद से उसे 9 माउंटेन सील को ऊपर उठाते हुए कहने लगा बच्चे तुम अपने केजी पुना को पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी वक्त सीनियर जी कुछ देखने पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सेलिंग गांठ के मदद से उन पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से सीनियर जी का धर्मावधि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो और सीनियर जी वहाँ से 9 माउंटेन सील के अंदर से निकलते हुए कहने लगा थोड़ा भागने लगा। उसी वक्त गुचेंगे सीनियर जी के ऊपर अटैक करते कहने लगा आप प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने फुटस्टेप का इस्तेमाल करते हुए आसमान तक उड़ने लगा, जिसे देखने बाद गुचेंगे कहने लगा ये आदमी या तो कभी गेद माउंटेन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे अभी भी कुछ एफर्ट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाए सीनियर जी अपने बिलाद को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मोता बिलाद को एक गाइड के तरह इस्तेमाल करके। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने बाबा की मदद से एक स्थान बनाते हुए एक मंत्र कहने लगा वो इस तरह से है नो से तो इन द सन इविल को सरप्रेस करते हैं और जो लोग इविल काम करता है उन्हें पानिश करते हैं। और फिर अगले सीन में सीनियर जी उस स्थान की मदद से गुंजेंगे पर अटैक करते हुए खोल तोड़ में कहने लगा बच्चे क्या मुझे मारना अभी भी बहुत ज्यादा आसान है। देखने पर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग जी कहने लगा ये एक छोटा सान है। और फिर जियांग से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा क्या यही सीनियर जी का पावर है, क्या यही एक इमोर्टल की पावर है, आप क्या गुचेंगे मरने वाला है। जियांग से ये सारी बातों को सुनने के बाद गुचेंगे रूइन अपने मन में कहने लगा तुम पूर्ण वही जिसने पूरी तरह से इस आवाज को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा बेदलाग है गुचेंगे के साथ मिल जाना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के अंदर से तीनों गुचेंगे की तरफ आने लगा। फिर वो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गुचेंगे अपने डेमोनी पावर रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर मुझे भी और पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बहुत धमाका होता है। और फिर अगले सीन में उस धमाके के अंदर से गुचेंगे का धर्मावधि बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद सीनियर जी बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगले सीन में सीनियर जी के बॉडी के आर पार हो जाता है गुचेंगे का अटैक। सॉरी दोस्तों, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर गुचेंगे ने कौन सा अटैक किया है और ये देखने के बाद सीनियर जी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए सीनियर जी को उसी के बनाए हुए शान के अंदर गुचेंगे के धर्मावधि ने पूरी तरह से घुसा दिया है अपने देसोलेट स्पीयर की मदद से। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के साथ वहाँ पर उड़ते हुए एक प्लेनेट जैसा चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों मुझे सच में नहीं मालूम कोई प्लेनेट है या फिर कुछ और है। और फिर ये सीन को देखने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं समझ पाता और रोहित थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग चेंग के मुंह पर पीरियड हो चुका है। उसी वक्त से सेलेस्टिया वो जियांग चेंग का नाम लेने लगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर गुचेंग के जियांग चेंग के बॉडी के अंदर सेलेस्टिया बोध को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग चेंग के बहुत ज्यादा दौर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा गुचेंगे तुम अच्छी मौत जरूर नहीं मरोगे, रूइन मुझे बचा लो। उसी वक्त सेलेस्टियल बहुत भी रूइन को बार बार मास्टर कहने लगा। और ये सारी चीजों देखने के बाद रूइन अपने मन में शुभ कहने लगा ऐसा लग रहा है गुचेंगे आप एनलाइन पीपल के रैंक में एंटर करने वाला है, ये थोड़ा भी एक्स्ट्रा कैसे नहीं होगा। ये कहना कोई भी बात से इतने कम एज के अंदर एनलाइन थे मैन को हासिल कर पाया है और उसके कोई भी और कभी भी कर नहीं पाएगा। और फिर अगले सीन में हमें आधा महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज्यादा ताकतवर लाइट को देख पाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लाइट गुचेंगे के अंदर से निकल रहा था और हमें बातों मालूम होता है गुचेंगे ने अपने एम्पायर रीलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है।
और भी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने एक ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस को हासिल करना। उसी बार रोहित गुचेंगे से कहने लगा, तो यो मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भाई गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे और भी ज्यादा मेमोरीज को याद आ चुका है। भी गुचेंगे अपने हाथ क्वीन के बारे में बात करने लगा, लेकिन उसी बार सिस्टम एमसी को मैसेज मिलता है, टर्न ऑफ द डेस्टिनी को मारने की वजह से होस्ट को हेवनली द दाउ डेजर्ट टेस्ट से मिला है, जिसे हम ओपन करते गया है। अभी होस्ट को इमोर्टल केस सीन बहुत भी मिल चुका है। बाकी सारे रिवाज को एक्सचेंज करके दांसेदार बोन ले गए। आप होस्ट के बाद 206 दांसेदार बहुत हो चुका है। देख रहे हो दोस्तों, गुजरेंगे बाद 2006 सॉरी दोस्त 2006 इमोर्टल बोन आ चुका है, और हमारे तो सॉरी के अंदर सिर्फ 216 बोन ही होता है। तो फिर गुज्जेंग को सिर्फ बहुत 10 बोन चाहिए। फिर अपने बोनों को देखने के बाद गुज्जेंग अपने मन में कहने लगा, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ एक कोई प्रॉब्लम है अभी के हेवन एंड अर्थ के रूल के साथ। ऐसा लग रहा है बाकी सारे इधर बाचे हुए तानसेन बोन आप मुझे इमोर्टल इला में बेहतर करने के बाद ही मिल सकता है। और भी गुज्जेंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, वक्त आ चुका है एरा तिरी के प्लान को इस्तेमाल करने का। जो अब एरा दाव फ्रूट मैच्योर होने वाला होगा, तो अब हेवेंस के और अर्थ के सारे रूल और या तक भी आपार रियाम के सारे लाख भी वापस आने वाला है। उस वक्त के अंदर इमोर्टल ये शायद ओपन हो सकता है, हर एक लिविंग बीइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ला सकता है एक इमोर्टल बीइंग्स बनने के लिए। तो अब एरा दाव फ्रूट एक भेद से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इतने सारे मछली इस भेद को खाने वाला है। अभी गुचेंगे इमोर्टल केस बहुत को अपने अंदर एब्जॉर्ब होते हुए कहने लगा, तो फिर यही है सेलेस्टियल बोथ। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, के अंदर टाइम का पावर भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक कुछ टाइम एंड बेस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर रहा है। इसको सुनने के बाद भी रोहित कुछ भी नहीं कहते, उससे बाबा खड़े हुए थे। अभी गुजरेंगे फिर से अपने मन में कहने लगा, इसी तरह से आगे मैंने तो टोंगसूद मिरर और पेस मोनूमेंट इन जो मेरे हाथ में अभी है उन्हीं दोनों को आगे कंबाइन कर पाया, तो फिर मैं यहाँ को रिवर्स करके या तो कभी मैं एंशिएंट टाइम में भी वापस जा सकता हूँ, और या तो भी मैं फॉरबिडन एरा में भी जा सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने डेमोनिक पावर को अपने आंख में रिलीज करते कहने लगा, अब जब ये सारी मेथड खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से बाहर जाकर हम लोग देखते हैं या हुआ कितने से लाकी वहाँ अभी बेचे हुए हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कौन सा माउंटेन के एक ड्रैगन के चार एक अल्टीमिटर के बॉडी को खा रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, हम लोग अब क्या करेंगे, इस कुंसा माउंटेन के अंदर 10 बार चलने की वजह से एक इंसान मर रहा है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। उसी पर और पास कहने लगा, शांत हो जाओ। क्या होगा अगर वो आइस ड्रैगन अभी भी हमारे आसपास हुआ तो? क्या तुम लोग भूल चुको कितने सारे डेमन गॉड को उसने खा लिया है? और उसी वक्त और एक इंसान कहने लगा, वो कॉमी ने ओल्ड दाओ स्पिरिट जो फेदार रोप्स में था, और वो कॉमी ने जियांग सिंह की वजह से हम लोग इस जगह में फंस चुके हैं। उसने हम में से कितने सारों को खत्म कर दिया था। यहाँ तो भी जो लोग पहले ही एनलाइन हो चुके थे, हेवन ने तो एम्पायर लॉन्च भी उससे नहीं बच पाया। हम लोग किस तरह से इस कुंसे माउंटेन से बाहर निकलने वाले हैं? उसी वक्त एक थार की गलती भी था, तो अपने दोस्त से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो भी हम लोग को कुछ सेंसुअल विलेजर को अभी हासिल करना चाहिए। प्रिंसेस आप क्या सोचते हैं? उसी में उसका दोस्त कहने लगा, हाँ उन कुंसा मोन्स्टर के मोस्टा के दार से खाए दाने से ज्यादा अच्छा होगा हम लोग के सब वक्त बिताना। सुनने के बाद प्रिंसेस कहने लगा, तुम लोग बाहर में जाओ। उसी बात वो दोनों गालती बता उसको उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फिर क्या ये इस तरह का हो चुका है, और तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हें प्रिंसेस हो? और दूसरे गालती बता कहने लगा, तुम ऐसे मरने वाले हो, इसलिए इतना ज्यादा प्रिटेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो तो प्रिंसेस बहुत घबराते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और भी वो दोनों गालती बता उस लड़की को बहुत ज्यादा छेड़ने लगा। अभी हम लोग देख पाते योंग मिस जी वहाँ पर खड़ा हो गया। देखने के बाद योंग मास्टर जी कहने लगा, चुहिए तुम क्या करना चाहते हो? फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते योंग मिस जी जाकर उन दोनों गालती बता रोकते हुए कहने लगा, तुम दोनों जाइतियान सेक्ट का मेंबर हो, तुम लोग को नोबेल फैमिली के टैलेंटेड सीजन होना चाहिए था। तुम लोग किस तरह से इतना देश भी केबल और शेमलेस हो सकते हो? दोस्तों सच में कुछ वक्त में ये सारे इंग्लिश वर्ड को कहने पर मेरा टांग स्लिप हो जाता है। तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर अभी भी होता। उसी बात उसके बाद वो गाते हुए कालती भी कहने लगा, जी चुहे मैं तुम्हें एडवाइस करता तुम हमारे बिजनेस के अंदर टांग मत आओ, और ना हम लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। क्या लगता है जी वाई सिंह पे के ग्रेट स्ट्रेंथ तुम्हें यह बचा सकता है? अगले सीन हम लोग देख पाते जी वाई सिंह भी चूहे को पीछे हाथने के लिए कहने लगा। सुनने के बाद मीच चीज चूहे भी बहुत ज्यादा घबरा गया। अगले पर हम लोग देख पाते हैं तो उन दोनों गांधी पिता के पीछे से बेस को तोड़ते हुए गुचेंगे बाहर निकलने लगा और कहने लगा, हम लोग मैंने तुम्हें आखिर का ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा है दावत स्पिरिट फेदर रॉब से ने जिसने उसको पहना था तो तुम में से बहुत कम ही लोगों को मार पाया है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे का एंट्री बहुत ज्यादा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह लग रहा है।
गुचेंग को देखने के बाद वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी योमिस जी कहने लगा योंग मास्टर अभी जिंदा है। अभी वो लड़की भी कहने लगा योंग मास्टर चेंगे। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों लड़की गुचेंग से चिपक के कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप पूरी तरह से ठीक है। योमिस जी थोड़ा सा रोते हुए योंग मास्टर चेंगे से कहने लगा हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं। उसी पर दूसरा लोग कहने लगा तो हम मेरे फादर और बाकी सारे सीनियर दावेस्ट मास्टर उस दावेस्ट प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। उसी पर किसी वजह से बहुत सारे कुंसा मॉन्स्टर वहाँ पर आ गए और हम पर अटैक होने लगे। इसके वजह से बहुत सारे सीनियर मास्टर वहाँ पर मारे गए। अभी योंगमिस जी कहने लगा वहाँ से भागने के रास्ते में उनमें से बहुत सारे मर भी गए और बहुत गायब भी हो गए। फॉर्चुनेटली यहाँ पूरी तरह से सही है योंग मास्टर चेंगे, और ना यहाँ से जिंदा बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसी पर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम सभी को मारने के लिए। और योंगमिस जी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाए, अगर मैं यहाँ से अकेले जिंदा बाहर निकला तो भी हर कोई मुझ पर संदेह करेगा। ये बहुत अच्छा होगा यहाँ पर कुछ इंसान जिंदा बच जाए जो लोग मेरे मैच के बारे में हर किसी को बताएंगे। अभी अगले सीन में गुचेंगे उन दोनों लड़की को संभालते हुए कहने लगा तो फिर यहाँ पर इस तरह से काम हुआ है, अब तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है मैं तुम सभी को कुंसेन माउंटेन से बाहर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद और एक काल्तिवेदा कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, योंग मास्टर चेंगे आप पापा ने सेवियर है। और फिर और एक काल्तिवेदा कहने लगा ये सच में अच्छी बात है, योंग मास्टर चेंगे की पावर के साथ हम लोग आसानी से जिंदा बच सकते हैं यहाँ से। और फिर योंग मास्टर जी कहने लगा गु चेंगे से क्या तुमने जियांग चेन को मार डाला है और हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर के बारे में क्या। उसी पर उसके बात को काटते हुए गु चेंगे कहने लगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं जियांग जी को नहीं पकड़ पाया। उसके पीछे जाने के बाद मेरे सामने अचानक से एक बहुत बड़ा थिक फॉग आ गया था, मैं उसके अंदर आधा महीने के लिए ट्रैप हो गया था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो हम मुझे किसी के फाइट करने की बहुत ज्यादा टेरिफाइंग साउंड आने लगा कोई कुंसा माउंट के देव के अंदर से, लेकिन वो ओरा मेरे एबिलिटी के बहुत ज्यादा बाहर था एजिस कर पाने के लिए, इसलिए मैंने उस तरफ जाने की साहस नहीं किया। अब जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है वो सीनियर जी और उस फेदा डेमो दावस फाइट कर रहा था। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा सेफ तो कहने लगा और वो अभी भी किसी लिए वहाँ से बाहर नहीं आया है, ऐसा हो सकता है वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, और ऐसा हो सकता है वो उस दावस के साथ मिलकर फाइट कर रहा था। ये सुनने के बाद योंग मास्टर चीज गाली तो कहने लगा तो टॉमी ने जियांग चेन ने बहुत सारे ताकतवर इंसान को खत्म कर दिया है, इस बार आपसे अपार इलम के अंदर उसके लिए कोई भी जगह नहीं हो सकता। और फिर ये सुनने के बाद योंगमिस जी थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो डेमोनिक पावर का इन्होंने हो सकता है, ये सारे मेरी गलती है। ये मैं था जिसने मेरे एंसेस्टर को एस्केप होने से रोक दिया, ये मैं हूँ जिसने इस फैमिली के हेड को हार्म किया है, मैं जी फैमिली के सिनार हूँ। तो आज में दोस्तों यहाँ पर योंगमिस जी का गुचेंगे सारे काम का सिरा खुद को देने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे योंगमिस जी के स्वर को सहलाते हुए उससे कहने लगा मिस चू ये खुद को यहाँ पर विलेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने भी उसे नहीं दिखा था। क्या मैंने उसे दिखा था क्या? इसका मतलब मैं भी एक सिनार हूँ, लेकिन आपसे मिस चूहे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हर कोई आपके काइंडनेस के लायक नहीं है, वो लोग तुम्हारी काइंडनेस और इनोसेंस का एडवांटेज जरूर उठा सकता है। सुनने के बाद वो दोनों थोड़ की काल्तिवेदा कहने लगा योंग मास्टर चेंगे सही कह रहा है, मिस जी आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। हाँ सारे गलती है जो जियांग चेन का है वो एक पीस तेरे से। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी भी योंगमिस के स्वर पर हाथ रखा है। और भी योंगमिस जी कहने लगा ठीक है मैं मास्टर चेंगे की बात को सुनूंगा। और फिर अगले सीन में गुलो चूचेंगे वहाँ से निकलते हर किसी को कहने लगा ठीक है हर कोई यहाँ पर किडनैप कर लो। और फिर गुचेंगे अपने पावर को रिलीज करते हर किसी कहने लगा मैं गु अपना भेज दूंगा हर किसी को कुंसेन माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। सुनने के बाद यहाँ पर भेज हर एक काल्तिवेदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। और फिर हर कोई कहने लगा योंग मास्टर चेंगे योंग मास्टर चेंगे। और फिर अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे एप मास्टर खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक केव के अंदर एक लड़की और एक काल्तिवेदा को हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो काल्तिवेदा फोनिक्स लेडी से कहने लगा माउंटेन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर के साथ हील करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो मुझे दौड़े तुम भी तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। तो फिर सुनने के बाद फोनिक्स लेडी उससे कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। और फिर अगले सीन में हमें एक बास का सीन दिखाया जहाँ पर वो फेदर दाइमस हर किसी को मार रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। उसी वो फोनिक्स लेती वह भागने लगा और वो फेदर डायमंड उससे कहने लगा छोटी लड़की तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, और वो अपने हाथ के अंदर से बीम उस पर छोड़ने लगा। इसे देखने के बाद फोनिक्स लेती बहुत ज्यादा घबरा गया। बहुत 6 क्राउन से अपने इधर शील्ड को अनलिश करने के बाद उस एटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगा। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर हमें यहाँ पेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ वो फोनिक्स लेती 6 क्राउन के स्वर के साथ अपने स्वर को थकाते हुए कहने लगा अगर सबसे बुरा भी कुछ हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इमोर्टल गार्ड को कोई इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे एती मॉन्स्टर को किसी ने मारा था जिसकी वजह बाकी सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगा।
उसी वो देख कालती बेटा 6 क्राउन से कहने लगा तियानुमान बाकी सारे जल्दी करो, योमा से चेंगे अभी हमें लीड कर रहा है उनसे माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। ये सुनने के बाद 6 क्राउन कुछ भी समझ नहीं पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे हारकी से कहने लगा ठीक है हर कोई ये जगह पूरी तरह से सेफ है, आपने अपनी रेस्पेक्टिव कैलेंस और इंसेस्टर लैंड में वापस जाओ। इसके रिप्लाई में यो मास्टर जी कहने लगा मैं और मेरे सिस्टर आपके ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे यो मास्टर चेंगे। अगर यो मास्टर चेंगे को भविष्य में कुछ भी चीज का जरूरत हुआ मुझे सिर्फ जाना देना आप, मैं और मेरे सिस्टर हमारा बेस्ट देके आपको हेल्प करेंगे के लिए। बाकी सारे कालती तो गुचेंगे से कहने लगा यो मास्टर चेंगे आपका शुक्रिया। फिर और एक कालती बता कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और मैं कभी भी इस कुंसे माउंटेन के अंदर नहीं आना चाहूंगा। उसी वक्त और एक कालती बता कहने लगा आप यहाँ से चलो। और फिर योंग मिस जी अपने बादर से कहने लगा बादर क्या आपसे हमारे जी फैमिली एक सेकेंड फोर्स बनने वाला है। तो सुनने के बाद योंग मास्टर जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा योंग एंसेस्टर को हम लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और फैमिली है तो और बाकी सारे एल्डर के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए मुझे डर है। उसी बात हमारा से सीन चेंज होता है और गुचेंगे का डेविल फेस हमें दिखाया जाता है। और भी गुचेंगे किसी से कहने लगा मैं दाव हेवनली इमोर्टल प्लेस में वापस जाना चाहिए, मैंने पहले कह दिया था यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे भुला दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। किसी भी तरह से मैं आशा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। जिसकी रिप्लाई तो ओडिन कहने लगा हाँ। और फिर वो अपने मन में कहने लगा मुझे आप वापस जाकर अपनी मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसी पर आधा हुआ वो मिस आन को लेकर आने लगा और गुचेंगे को मास्टर कहने लगा। इसके रिप्लाई में गुचेंगे उससे कहने लगा तुम लोग आप आ रहे हो। और फिर मिस आन गुचेंगे से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया यो मास्टर चेंगे, सीनियर को मेरा ख्याल रखने के लिए भेजने के लिए शुक्रिया। इसका रिप्लाई तो एक गुचेंगे कोल तोड़ में उससे कहने लगा और अनकेलन के लिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम मुझे थोड़ा सा भी निराश नहीं करोगे। जो सुनने के बाद मिस आन थोड़ा सा सहमत हुए गुचेंगे से कहने लगा यो मास्टर चेंगे आपको तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था क्या आप अभी भी फ्री है, अगर ये संभव हुआ तो फिर मैं आपको तो इन्वाइट करना तो एक वॉक में जाने के लिए। दोस्तों ये लड़की गुचेंगे से घूमना जाता है, मेरी बहन तू अच्छी तरह समझ जा गुचेंगे ऐसा डेमन है जो कभी भी तुझे खा सकता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे भोयत को तोड़ कर वह जाते हुए उससे कहने लगा तुम ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात वक्त है आंसिन की जो बाकी सारी तो रिमेनेंस है उन्हें कंट्रोल करने का और फिर आन के को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना और सिर्फ अपने काम में फोकस करो। अगर तुम्हें सच में किसी से घूमना है तो भी आधा तुम्हारे से आसानी से घूर सकता है। गुचेंगे की ये बात सुनने के बाद आधा और मिस दोनों ही बहुत ज्यादा शौक जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक चीज का सीन दिखा जहाँ पर कौन कालती बेटा कहने लगा उनसे माउंटेन का ये तीर पूरी तरह से फेलियर रहा। बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस जैसे कि आन केलन जहान इमोर्टल वेंसेन तियानुंग माउंटेन और तो जी फैमिली पूरी तरह से डिफीट हो चुका है इसके अंदर। सिर्फ और एक कालती बेटा कहने लगा योंगा जहाँ से वहाँ से जिंदा निकल पाए सिर्फ यो मास्टर चेंगे की हेल्प की वजह से। यो मास्टर चेंगे ने मुझे सच में रोते होने के लिए मजबूर कर दिया था और इसका काल्पित है जियांग चेन। इसने सोचा था ये छोटा थी डेबोनी पावर का असली इन्हें तो है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे का मेद हुआ से जा रहा था और फिर वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा गुचेंगे को सब कुछ बताने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है फिजिकली और मेंटली। और फिर वो अपने दूसरी सोल से कहने लगा यार तुम्हें नहीं कहा था यो मस्त मुझे मार डालेगी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, मुझे माफ कर देना तुम्हें डिस्टर्बेंस करने के लिए। उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं उसने मुझे हेल्प किया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सुनने में उसका दूसरा सोल उससे कहने लगा और ऐसा भी हो सकता है तो सर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रख रहे किसी और पर्पस की वजह से, इसीलिए इतना तो खुश मत होना, तुम मुश्किल सिर्फ एक प्रीति डेमन हो। पूछेंगे उसके सारे आउट राइटियसनेस के बाद भी शायद वही एक असली डेमन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस डेमोनिक सोल ने गुचेंगे की असली पहचान को अच्छी तरह से गैस कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं और उन्हें देखने के बाद गुचेंगे चिल्ला कर कहने लगा इसका इतना साहस हो गया जो मेरे गु फैमिली के अंदर अटैक कर रहा है। और फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा चौक जाता है और हम लोग देख पाते गुचेंगे फादर उसके साथ आते हुए कहने लगा चेंगे, जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा फादर और फिर उसका फादर उसके पीछे छुपने लगा और फिर कहने लगा आप तुम अपने फादर को हेल्प करो इसे रजिस्ट करने के लिए। तो सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कहने लगा मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे गुफे में आते इतना एरोगेंट हो चुका है। लेकिन वो कुछ कह पाता है उसके पहले एक औरत उससे कहने लगा चेंगे तुम वापस आ चुके हो। दोस्तों ये कोई और नहीं गुचेंगे का मदर है। जिस औरत को देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा मादा गुचेंगे वापस आ चुका है और मैं एडवांस में आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद गुचेंगे फादर कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो देख पा रहे हो ना गुचेंगे भी अपनी माता से इतना घबराता है। गुचेंगे भले ही एक ट्रू डेमन है लेकिन वो अपने माता से कुछ भी नहीं कर सकता।
फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे वहां से भाग गया और उसके माता और फादर फिर से लड़ाई करने लगे। और फिर उसके माता उसके फादर से कहने लगा गुल इंतियान यहाँ पर रुक जाओ, जिसके रिप्लाई में उसका फादर कहने लगा माँ दिया तुम्हें कुछ मिशांत से हो रहा है, माँ दिया तुम्हें थोड़ा सा अपना जो प्रॉपर्टी को माइंड करना चाहिए। फिर गुचेंगे वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मादा एकदम इनको को इतना ज्यादा पसंद करता है, आखिर यहाँ वो दोनों एक ही जैसा है। दोस्तों अब मुझे लग रहा है गुचेंगे हालत भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, अपने बीवी के हाथ से उससे भी मार खाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंटी के पास जाने लगा। तो गुचेंगे ओरा को मैसेज करने के बाद उसका आंटी उससे कहने लगा तुम सक्सेसफुल एक निर्वाणा बन चुके हो। और फिर गुचेंगे उसके पास में बैठते हुए उससे कहने लगा क्या यही शिप है जो तुम्हें पता चला अभी, ये शिप मेरा लाख था। जिसके रिप्लाई में आंटी उससे कहने लगा लाख हुआ तुम पर थोड़ा सा भी सूट नहीं करता। जो सुनने के बाद थोड़ा सा हंसते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपका रिलम को थोड़ा सा भी नहीं देख सकता कोइंगी। सुनने के बाद गुचेंगे आंत हंसते हुए उससे कहने लगा तो अभी तुम मुझे हम आंटी कहना बंद कर दोगे। और फिर उसके बाद को इग्नोर करते गुचेंगे उसे सेलेस्टियल बोर्ड को दिखाते हुए कहने लगा इस बार मुझे ये मिला है, क्या तुम्हें मालूम है क्या चीज है। इसे देखने के बाद क्वींगी कहने लगा ये तो किएसियन इमोर्टल बोर्ड है। ये सुनने के बाद गुचेंगे क्वींगी से कहने लगा तुमने इसे इतने आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया और इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मोहताज गैजेट्स को भी लेकर आया हूँ वहाँ से वापस आने के वक्त में। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर गुचेंगे बहुत सारे इनलाइन थे मैं गिरत किया आर्टिफैक्ट्स और फ्रूट को बाहर निकलने लगा। और फिर क्वींगी से कहने लगा मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएगा। और फिर क्वींगी कहने लगा तुम्हारे पास 8 ड्रैगन फ्रूट भी है। और फिर अगले सीन में गुचेंगे एक तो 8 ड्रैगन फ्रूट अपने पेट को देते हुए कहने लगा मैंने इसे वापस लेकर आया है इस मोटे पीक को खिलाने के लिए। जिसके रिप्लाई में उसका पेट कहने लगा मैं थोड़ा सा भी मोटा नहीं हूँ तुम मोटे हो। ये सुनने के बाद गुचेंगे उससे कहने लगा तो फिर इसे खाने की कोशिश मत करना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका पेट उसे खाते हुए कहने लगा सिर्फ इसे खा लो वरना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और फिर क्वींगी एक हाथी पे तो भागवत हुए कहने लगा ये मैंडेरिन दाग सके थे, मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने पहले भी मुझे इसी तरह की एक चीज दिया था और उस वक्त मुझे लगा था ये दो वाइल्ड दाग्स के एम्ब्रॉयडरी है। ये सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछने लगा क्या कब ये हुआ था, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। ये सुनने के बाद क्वींगी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। हम लोग देख पाते गुचेंगे और एक ड्रैगन हाथ फ्रूट को अपने पेट को खिलाने लगा। और फिर क्वींगी थोड़ा सा सीरियस होकर कोल तौर में कहने लगा सुनारो लेता तुम्हें हर एक चीज याद आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वींगी सामने गुचेंगे के पास के लाइफ में के बारे में बात कर रहे हैं जो वो एक डेमन लॉर्ड था। और यह सीन जहाँ पर हम लोग जी फैमिली के मेंशन को देख पाते हैं उस मेंशन को चारों तरफ से बहुत सारे वारशिप ने घिर को रखा है। और फिर कोई उन वारशिप से कहने लगा जी फैमिली के हर एक मेंबर वापस आ जाओ और अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर उसका एक साथी उससे कहने लगा जी फैमिली ने इमेंस कैजुअलिटीज को सफर किया इस कून माउंटेन की ट्रिप के अंदर, क्या तुम्हें लगता है गुचेंगे उनके मदद के लिए यहाँ वापस आएगा। उसकी रिप्लाई में वो दावोस कहने लगा इसलिए तो हम लोगों ने सिर्फ उन्हें घिर के रखा है फाइट करने की जगह पर, हम लोग को अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फिर अगले ही पल इन सभी को देखने के बाद एक जी फैमिली का गार्ड कहने लगा हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू नहीं हो पाया है और हमारी फैमिली है तो बहुत सारे एल्डर्स भी मारे गए, हम लोग को अब क्या करना चाहिए। इसके जवाब में और एक गार्ड कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें जी फैमिली का डिवाइन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एल्डर यंग मिस जी और यंग मास्टर जी के साथ बात कर रहे थे। और फिर एक एल्डर कहने लगा अगर जी फैमिली अपने कोलैप्स के इतना करीब नहीं होता और हम लोग अपने एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाते तो फिर उन लोगों से ऐसा कभी भी करने का नहीं होता। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा क्या यही हमारा जी फैमिली का अंत है। और फिर अगली पर एक एल्डर यंग मास्टर जी और यंग मिस जी को देखते हुए कहने लगा क्यों ना हम लोग हमारे तो यंग जनरेशन के बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं जब तक वो एनिमी और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारे कैरियर का आखिरी आशा और एसेंस है जब तक वो लोग जिंदा हैं। लेकिन उसी पर यो मास्टर जी उनके बात को काटते हुए कहने लगा हमारे पास अभी भी और एक प्लान है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यो मास्टर जी अपनी बहन को देखते हुए कहने लगा हम लोगों को गू फैमिली में जाना पड़ेगा। यो सुनने के बाद यो मिस जी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा क्या, लेकिन जो जियांग के साथ जो हुआ था उसके वजह से क्या यो मास्टर चाहेंगे मुझसे नफरत करेंगे भाई। जिसकी रिप्लाई में यो मास्टर जी कहने लगा अगर वो तुम्हें डिसलाइक करता होता तो फिर वो तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करता जी कून माउंटेन के अंदर, और ये मेन से करने की जरूरत तो नहीं है, उसके पास जाना याद में सिर्फ बैठे होने से तो अच्छा ही है। तुम्हें अपने लुक्स और ब्यूटी में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जी तो क्वींसन के पास उसके साइड में होने का चांस है तो भी तुम्हारे पास ये क्यों नहीं हो सकता। ये सुनी मैं यो मिस जी थोड़ा सा होप मिलते हिल जाता है। और फिर अगली बॉल हमें थी यो मास्टर चेंगे का सीन दिखाई थी जहाँ पर गु चेंगे उस दाव बोर्ड को देखते हुए कहने लगा जो अब बिगिनिंग एरा का फूड पूरी तरह से खिल जाएगा, रिलम का हर एक इफेक्शन जरूर यहाँ पर अपेयर होगा। जब वो वक्त आएगा तो अब वो सारे दाव एक्सपर्ट जो लोग इतने सालों से अपने आप को छुपा कर रखा था अपने कैलेंस के अंदर
वो लोग भी बाहर आने लगेगा इस इमोर्टल पाथ को हासिल करने के लिए। मुझे अभी भी ज्यादा और स्ट्रॉन्गर ओरिजिन एसेंस चाहिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए। अभी अगली बार यो मस्त जी ने दोस्तों यो मस्त गु प्रिंसेस जियालेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे यूइन एम्पायर्स का प्रिंसेस जियालेन को याद दिलाना पड़ेगा। उसे मुझे अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट देना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट विन के इन जी के। और भी अगली बार वहाँ पर एक मेहता को गु चंगे से कहने लगा, योंग मास्टर जी फैमिली के सिबलिंग्स आपसे मिलना चाहते हैं। उसके रिप्लाई में गु चंगे कहने लगा, क्या सच में? ऐसा लग रहा है उनके पास बहुत ज्यादा विल पावर है। वो लोग आप आए हैं मेरी हेल्प के लिए, उन्हें अंदर आने दो। और भी अगली बार हम लोग देख पाते हैं योंग मास्टर जी और योंग मास्टर योंग मिस जी आकर गु चंगे को ग्रीटिंग्स को देने लगे, जिसकी रिप्लाई में गु चेंगे कहने लगा, बहुत वक्त हो चुका है तुम दोनों से मिलकर। ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत ज्यादा सफाई कर चुके हो, लेकिन तुम लोग किस लिए मेरे पास आए हो? जिसकी रिप्लाई में योंग मास्टर जी कहने लगा, पूर्ण माउंटेन्स के अंदर जो हुआ था उसकी वजह से मेरे जी फैमिली के प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हमारे सारे एनिमीज हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो लोग अपने फोर्सेस को गैदर करे हमारे फैमिली के कमजोर वक्त में हम पर अटैक करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था मेरे और चूहे किसी वहाँ से भागने के लिए। योंग मिस जीन थोड़ा सा सेहत होते हुए कहने लगा, चेंगे क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? हाँ मुझे मालूम है, ऐसा लग रहा है हम लोग आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है जिससे हम लोग मदद मांग सकते हैं। जो सुनने पर घुसेंगे कहने लगा, क्या सच में? लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं अभी वहाँ पर जा सकता हूँ। इस सुनने के बाद मिस चूहे थोड़ा सा घबराते हैं। योंग मास्टर जी उसे इशारा करने लगा। अभी अगले पल हम लोग देख पाते मिस चुए ने योंग मास्टर चेंगे के सामने आपने खुद ने देख दिया है। उसे एक होते हुए देखने के बाद गु चेंगे कहने लगा, लेडी चुए आप ये क्या कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में योंग मिस चुए कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे प्लीज हमको थोड़ा सा मर्सी दिखाइए, मैं आपके साथ रहने में और आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अगले पल ये सुनने के बाद गु चेंगे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा, इसका मन कितना अस्थिर है, क्या ये पहले मुझसे नफरत नहीं करता था? अगले पल गु चेंगे योंग मिस जी को उठाते हुए कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने ये तुम्हारे साथ किया तो फिर ये चीज मुझे विलेन नहीं बना देगा जो तुम्हारे हाथ वक्त एडवांटेज उठा रहा है। जिसकी रिप्लाई मिस चुए कहने लगा, लेकिन ये सच नहीं है। योंग मास्टर जी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे चुए खुद चाहता है। तो ये सुनने के बाद गु चेंगे थोड़ा सा हंस को उससे कहने लगा, तो फिर मैं समझ गया, लेडी चूहे आज की रात के लिए यहाँ पर रुक सकता है। ये सुनने के बाद दोनों सिबलिंग्स एक साथ कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर अगले पर गु चेंगे सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, जब ये न्यूज वो गु फैमिली के अंदर अभी रात बिता रहे ये बाहर जाएगा तो अभी जी फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स नेचुरली खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग एक साथ कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपकी हेल्प के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, जी फैमिली आपके फेवर को कभी भी नहीं भूलने वाला है। इसकी रिप्लाई में गु चेंगे बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए कहने लगा, सीनियर जी सेंचुओ ने अपर इलम का हजारों इंसानों को मदद किया था जब वो जिंदा था। एक इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते जब जी फैमिली खुद सभा कर रहे हैं। और फिर अगले पल हमें रात्रि का सीन दिखाया है। आप और गु चेंगे और योंग मिस जी एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे और फिर गु चेंगे कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज के बाद से कोई और दाव फेंक से तुम्हारे जी फैमिली की तरफ देखने के साहस भी नहीं कर पाएगा। इसके रिप्लाई में योंग मिस चू कहने लगा, मैं समझ गया, मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है मैं आपके इस हेल्प को रिवे करने का। योंग मास्टर चेंगे मैं सच में आपको रिवे नहीं कर पाऊंगा। इसी वक्त गु चेंगे उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो इसकी जगह पर? ये सुनने के बाद मिस चूहे बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले वो मिस चूहे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता था अगर आप माइंड नहीं करते। उसी वक्त गु चेंगे अपने मन में कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या वो ना जानने के भान कर रहा है, वरना ये क्या इतना स्टूपिड है। फिर अगले सीन में गु चेंगे उसके करीब जाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है जी फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, वरना तुम्हारे बादर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है? जिसके रिप्लाई में योंग मिस चूहे स्टेज फेस बनाकर कहने लगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं मैं आपको प्लीज करूं। जो सुनने के बाद गु चेंगे बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें मुझे कहना चाहिए था? ऐसा लग रहा है इस सोच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। और फिर अगली बार गु चेंगे वो जाते हुए कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है तुम्हें सिर्फ एक टूल की तरह तीत किया गया है इस नेगोशिएशन के लिए, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे मेनोन में कुछ दिनों के लिए रहने के बाद जब तुम्हारी जी फैमिली पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तुम वापस अपने घर जा सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सुनने के बाद योंग मिस चूहे कुछ भी समझ नहीं पाता और अपने मन में कहने लगा, क्या इसका मतलब है वो मुझे नहीं चाहता? और फिर अगले पल में वो थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो अभी किस तरह की औरत उन्हें पसंद है। और फिर अगले पल हमें इमोता पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस हमें न्यूज मिले और एक एब्सोल्यूट इन कैलामिटी का होने का जो साउथ ईस्ट वेस्ट हेवनली डोमेन के अंदर हुआ है।
ताऊ डायनेस्टी के कोरी हम लोगों ने वो पहले ही अपने स्काउट को भेज दिया है। और फिर हम लोग देख पाते सेंते चूचू अपने काल्तिवेशन को कहते हुए कहने लगा इस मैन के अंदर कितने बार एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज हुआ है। इसके रिप्लाई में वो एल्डर कहने लगा हमें संदेह है ये सब कुछ हो रहा है एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के कामों के वजह से। ये सुनने के बाद सेंते चूचू थोड़ा सा घाव और कहने लगा क्या एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली। जिसके जवाब में वो एल्डर फिर से कहने लगा दायू डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन की मदद से हमें मालूम चला है उनके बोदार्स के कोई बार बार फेसियल कैरेक्टर अपियर हो रहा है। वहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी बार बार शिफ्ट नहीं हो रहा है और वो फेसियल कैरेक्टर भी शायद एक एंशिएंट रिलम के साथ कनेक्ट है। इसे किसी ने भी पहले कभी भी नहीं देखा है लेकिन ये सिर्फ उनका एक स्पेकुलेशन है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए ये जानना ये न्यूज अभी भी करेक्ट है या नहीं। दाऊ डायनेस्टी अपने पावर के साथ इस इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनने के बाद सेंते चूचू कहने लगा क्या एक एंशिएंट रिलम जिसे पहले कभी भी किसी ने कभी नहीं देखा। अगर ये बात सच है तो भी दाऊ डायनेस्टी की इसे कवर अप करने का मतलब है वो लोग इसे खुद के लिए हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे खुद वहां पर जाना पड़ेगा। और फिर वो सेंते चूचू उस एल्डर से कहने लगा आप यहाँ पर जा सकते हैं। और फिर वो एल्डर तो गुचेंगे को देखने के बाद उनको गिरित करने लगा लेकिन गुचेंगे उसे चुप रहने के इशारे करने लगा। और फिर अगली पल सेंते चूचू उस एल्डर से पूछने क्या यहाँ पर और भी कुछ है। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते गुचेंगे पीछे जगह सेंते चूचू को पीछे से भागो लिया है जैसे कोई एक बच्ची को भागोते ऐसे ही। और फिर गुचेंगे कहने लगा हाँ यहाँ पर कुछ तो है। और फिर हम लोग देख पाते सेंते चूचू बहुत ज्यादा शर्माने लगा। और फिर इधर सेंते चूचू बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा गुचेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुमने क्यों पहले मुझसे नहीं कहा तुम यहाँ पर आ रहे हो या तो भी मैंने खुद को भी प्रिपेयर नहीं कर पाया तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए। इसके रिप्लाई में गुचेंगे उसके ऐसा और भी चिपकते हुए कहने लगा तुम्हें और क्या ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा काम और कलेक्टे रहते हो तो फिर यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं तुम्हें कुछ एम्बैरेसिंग होते हुए देख पाऊँ। और फिर अगले पल गुचेंगे तो सेंते चूचू को ऐसे ही भागते हुए वहां से ले जाते हुए कहने लगा मुझे जाने दो ये डिसीजन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले भी और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग पोज में देख चुका हूँ क्या मैंने नहीं देखा तो भी तुम किस लिए इतना ज्यादा शर्मा रहे हो। जिसके रिप्लाई में सेंते चूचू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा गुचेंगे तुम बहुत ज्यादा कमी नहीं हो तुम एक स्टेज फेस के साथ ऐसा किस तरह से कह सकते हो। और फिर अगली पल तक गुचेंगे सीरियस फेस बांधते हुए कहने लगा क्या तुम इंजियत हो। इस बार यहाँ पर बहुत सारे इन एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज होने लगा है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज विलेज के बाद इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो फिर लेकिन उसी बार गुचेंगे उसके बात को काटते हुए कहने लगा हमें हमारी जो पुरानी केदानी विलेज में जाना चाहिए वहाँ पर मैं तो तुम्हारे इंजर्स को पूरी तरह से हील कर दूंगा। जिसके रिप्लाई में सेंते चूचू कहने लगा हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है मेरे इंजर्स को हील करने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते गुचेंगे ने पोर्टल बना लिया है वहाँ पर। और फिर अगली पल हमें गुचेंगे की इनार पैलेस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सेंते चूचू और गुचेंगे वो भी बिना एक हॉट स्प्रिंग के है वो भी बिना कपड़े के। अब ये देखने के बाद सेंते चूचू कहने लगा मेरे इंजर्स को हेल्प करने के लिए मुझे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इस तरह से बहुत जल्दी से हील कर पाओगे। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगली बार सेंते चूचू बहुत ज्यादा शर्मा कर गुचेंगे से कहने लगा मुझे तीज करना बंद करो वहाँ पर अभी भी कुछ एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के जगह है जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा जो मेरे इंजरीज पूरी तरह से हील हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में गुचेंगे उसे हील करते हुए कहने लगा तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैंने वहाँ पर पहले किसी को भेज दिया है। जो सुनने के बाद सेंते चूचू कहने लगा क्या सच में। और फिर अगले सीन में हमें एक इन बैटलफील्ड का सीन दिखाया है जहाँ पर आता वो इमोर्टल दास के अंदर उन इन एनर्जी को काटा कर रहा है। और फिर आधा कहने लगा यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है लेकिन मास्टर ने मुझे आज की जगह पर काल वापस आने के लिए क्यों कहा था। तो उसमें दोस्तों आधा बहुत ज्यादा सिंपल माइंड थे। और फिर अगली पल हमें फिर से गुचेंगे सीन दिखाया जहाँ पर सेंते जी दुआ से कातरा रहा है जहाँ पर गुचेंगे सेंते चूचू को बेलते हुए कहने लगा मैंने तुम्हारी बातों को ओवरराइड कर लिया था जब मैं पैलेस के बाहर था तुम दाऊ डायनेस्टी में जाने वाले थे मैं इसमें तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनने के बाद सेंते चूचू कहने लगा क्या सच में। और भी तक गुचेंगे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उनसे कहने लगा हाँ जरूर मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा हाथ हो और बाद में मैं तुम्हें और एक सोबेरियन वेपन देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सेंते चूचू और भी खुश होकर कहने लगा क्या तुम सच में सीरियस हो अभी। तो सुनने के बाद गुचेंगे हंसते हुए उससे कहने लगा बेवकूफ लड़की तुम्हें अपनी हीलिंग में ध्यान देना चाहिए अभी। उसमें दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते उन दोनों के कर्म कांड की वजह से उस पूरे प्लेस के अंदर तो रीप उतरने लगा। और फिर अगले पल हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक शिप के अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। अब सेंते चूचू के छेड़ते हुए गुचेंगे कहने लगा क्या सेंते चूचू लास्ट टाइम में
से ऐसे रेस्ट नहीं किया तो भी अगर तुम पहले ही एक एडवांस सेक्रेट लेवल कल्टीवेटर बन चुके हो, लेकिन तुम्हें खुद के कल्टीवेशन को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों देख रहे हो ना, घू चेंग के खुद ही सेंते जो सारा सुनने नहीं दिया और भी आप तो उसको छेड़ रहे हैं। जो सुनने के बाद सेंते जो घू चेंग को आपने कोई नहीं मारते हुए कहने लगा तुम्हारे वजह से ये हुआ है। अभी आधा ये देखने पर कहने लगा अब मैं समझ गया। अगली बॉल सेंते हुए जो बहुत ज्यादा खुश होकर गुजेंगे हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा अब हम लोग यंग चेंगे नहीं ह्यूमैनिटीज के एंसेस्टर को फॉलो करने वाले हैं। हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे आधा भी सेम पोज देने लगा और फिर सेंते जो कहने लगा अब हम लोग दाव डायनेस्टी में जाने वाले हैं। और भी ये सुनने के बाद सेंते जो थोड़ा गुजेंगे थोड़ा सा खुश होकर सेंते जो देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने उसके आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया है एक ऐसा इंसान एक्ट करने के लिए जो उसके एज का होगा। अगर वांग जीजी ने जियांग चूचू को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखता तो उससे लगता मैंने उसके अच्छे दोस्त पर कुछ कास्ट कर दिया है। क्या वो ऐसा नहीं सोचता? और दोस्तों हेवन रिलम का इस साइट को जहाँ पर गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी की टेरिटोरी है और वह बहुत सारे बोट उड़ रहा था। उनमें से एक बोट से सेंते चूचू बाकी सारे बोट को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है इस शांति टूर्नामेंट के अंदर इस बार। उसी बात एक और बोट से एक मोटा भद्दे आदमी से सेंते चूचू को देखने के बाद कहने लगा हे ब्यूटी तुम वहाँ पर क्या वो हमारे शहर से है? क्यों ना तुम मेरे बोट में आकर मेरे साथ थोड़ा सा मजा करते हो और तुम चाहो तो हम लोग बोट में बेद में भी खेल सकते हैं। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से हंसने लगा। ये सुनने के बाद सेंते चूचू गुस्से में कहने लगा गेट लॉस्ट। अगर तुमने फिर से मुझसे कुछ भी कहा तो भी मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद वो मोटा इंसान अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तो कैसे एक औरत जो अभी गेरेट सेंट रिलेम के अर्ली स्टेज में है तो वो मेरे से इस तरह से बात कर सकता है। मैं जरूर तुम्हें पाकर के एक अच्छा रिलेशन सिखाऊंगा। और फिर हमें मालूम चलता है उसका लेवल है क्वासी सुप्रीम। उसी वक्त घू चेंगे वह आते हुए कहने लगा क्या तुम गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी से हो? अब तो घू चेंगे को देखने के बाद वो फेती इंसान कहने लगा ओ वहाँ पर एक देखने वाला था खूबसूरत इंसान भी है। मेरे सुपीरियर तो गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी का जनरल है। तुम कहाँ से हो? ये सुनने के बाद घू चेंगे सेंते चूचू के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ओ इसका नाम है जियांग चूचू और ये तो एंसेस्टर टेम्पल से आया है। ये सुनने के बाद वो तो मोटा इंसान बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा क्या एंसेस्टर टेम्पल? तो फिर तुम उसके बात को काटते हुए घू चेंगे अपने कोल फ्रेस बनाते हुए कहने लगा मैं एंसेस्टर टेम्पल का यार घू चेंगे हूँ। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते घू चेंगे ने उसके बोध को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके सर पर अपने हाथ रखा है अभी और फिर उसके मेमोरीज को पढ़ने लगा जहाँ पर हमें बताने लगा गिरे तो वो इमोर्टल डायनेस्टी गिरे तो वो तियान है क्वासी एम्परर यूइंच जू एनलाइटेंड वन उसके स्टेज में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सेकेंड अंकल ऊ तियानझेंग जनरल मेंसल का ताबा झेन ताबा सायो यार दोतार और बिला 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 ये सब कुछ देखने के बाद घू चेंगे अपने मन में कहने लगा अरे तू तो इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर कितने सारे ओल्ड एम्पायर छुपा हुआ है इनके बारे में मुझे नहीं मालूम। ये पूरी तरह से बेकार है मेरे लिए। और अगली बार घू चेंगे उस इंसान की बॉडी को फेंक देता है और ये देखने के बाद सेंटेंस चूचू पूछने लगा ये कैसा गया? क्या किसी भी तरह का काम का न्यूज तुम्हें मिला? जिसके जवाब में घू चेंगे कहने लगा ये सिर्फ क्वासी सुप्रीम था और ये सिर्फ कुछ बेकार इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता था। और फिर अगली सीन में सेंटेंस चूचू घू चेंगे के हाथ को अपने कपड़ों से पूछने लगा और घू चेंगे सेंटेंस चूचू से पूछने लगा क्या तुम बता सकते हो वांग जीजन को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जब भी मैं ह्यूमन एंसेस्टर टेम्पल में आता हूँ? सुनने के बाद सेंटेंस चूचू पूछने लगा तुम वांग जीजन बारे क्यों पूछ रहे हो? जिसके जवाब में घू चेंगे कहने लगा मैं एंसेस्टर टेम्पल का हेयर हूँ वो भी एक होली मैदान है। वो अपना काम थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है और सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। क्या मेरे पास इसमें इंटरफेयर करने का राइट नहीं है? अब ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा जीजिन अपने वांग फैमिली वापस चला गया था कुछ टाइम पहले ही। ऐसा लग रहा था वो तो वांग फैमिली के एंसेस्टर लैंड में एंटर करने वाला था। मुझे नहीं मालूम वो अब क्या कर रहा है। उसके बाद मैंने कभी भी उससे इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से अलग हूँ। मेरे पास कोई भी घर नहीं है। ह्यूमन एंसेस्टर तो टेम्पल ही मेरा घर है और वो मेरा इनसेपरेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सुनने के बाद घू चेंगे अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था उसे एक ग्रेट फॉर्चून मिला है। और भी तो घू चेंगे सिस्टर चूचू के फोrehead में किस करते हुए कहने लगा इसने कहा तुम्हारे पास कोई भी घर नहीं है। और फिर घू चेंगे अपने मन में कहने लगा मैं तुम्हें जरूर एक घर दूंगा। सच में दोस्तों शायद घू चेंगे तो सेंटेंस चूचू से सच में प्यार करने लगा है क्योंकि फोrehead में किस करना है तो ये एक सच्चा प्यार का सिंबल है। और फिर एक सुनने के बाद सेंटेंस चूचू कुछ भी नहीं कह पाता और बहुत ज्यादा शर्माने लगा।
अगली पल हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से एक काल्तिवेदा भागने लगा और उसे उसके पीछे जो काल्तिवेदा पड़े उन लोग कहने लगा आवाज आयो या इधर हेबेनली स्वॉर्ड को हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। अब ये सुनने के बाद वो काल्तिवेदा अपने मन में कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था रिंकार्नेशन होने के बाद इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं इतने आसानी से इतनी जल्दी मर जाऊंगा। तो अगली पल ताबा साहू या वहाँ पर रुक जाता है। इसे देखने के बाद उसके पीछे पड़े हुए काल्तिवेदा कहने लगा ताबा साहू या तू अब मरने वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए और हेबेनली स्वॉर्ड को हमें दे देना चाहिए। क्या तुम अपनी बहन की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा भी क्या नहीं करते। उसी पर और एक काल्तिवेदा कहने लगा इस तरह के मैजिकल आइटम तुम्हारे पोजीशन में रहने के काबिल नहीं है, तुम्हारे हाथों में ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। सुनने के बाद सावो या चिल्ला को कहने लगा वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचता है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में भेजा है इसको मुझे मारने के लिए, और या तो कभी तू मुझे थ्रेटन कर रहा है तो मेरे इंसान को देखा कर। क्या ऐसा हो सकता है घुचेंगे जो इतना देश भी केबल है वो इस म्यूजिक ऑब्जेक्ट को रिजर्व करता है और वो बीच ऊफ है जिसे मैंने हमेशा ही अपना स्वच्छा प्यार के तहत तीत किया, लेकिन उसने इस न्यूज को लीक कर दिया जो मेरे पास पाम हेवनली स्वॉर्ड है। उसी पर वहाँ पर और दो तो काल्तिवेदा आने तो कहने लगा सायो यार मैंने कभी तुम्हें हार्म नहीं किया, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ, मैंने कभी भी किसी और को हेवनली स्वॉर्ड के बारे में नहीं बताया, ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से हो रहे हैं। दोस्तों ये वो डायनास्टी की प्रिंसेस है और हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे घुचेंगे खड़ा है। ये सुनने के बाद सावो या गुस्से में उससे कहने लगा आपने मुंह को बंद कर, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अभी भी यकीन करूंगा, तुम कमी नहीं, तुम्हें एक कुत्ते की मौत मरना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंसेस वो कुछ भी क्या नहीं पता। उसी पर एक काल्तिवेदा गुस्से में आकर सायो पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मास्टर चेंगे को डिसरेस्पेक्ट करने का, तुम सच में मरना चाहते हो। अब सायो की तरफ उस एटेक को जाते हुए देखने के बाद वो प्रिंसेस वो चिल्ला को कहने लगा सायो, और फिर अगली बॉल प्रिंसेस सायो के आगे आकर उस एटेक को खुद पर ले लिया, जो उसे देखने के बाद सायो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और कुछ भी नहीं समझ पाया। और भी प्रिंसेस कहने लगा मैं सच में तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करना चाह रहा था, मेरा यकीन करो। जो सुनने के बाद सायो कहने लगा तुम फेया फेया मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वो फेया पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये देखने के बाद सायु बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और फिर अगली पल सायु तो बहुत ज्यादा सेहत होकर घुचेंगे नाम लेते हुए कहने लगा घुचेंगे और तुम अरे जरूर मरोगे यहाँ पर। फिर अगली पल वो अपने स्वाद की मदद से अपना एक पैसा इसके स्वाद इन्फिनाइट को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे काल्तिवेदा वहाँ पर मरने लगा और फिर वो घुचेंगे वो अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा और वो आधा और दूसरी वाल में जहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप सुप्रीम था, मैं एक रियल स्वॉर्डमैनशिप जीनियस था जो सिर्फ हजारों सालों में एक बार अपेयर होता है। इस दुनिया में आने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा बोझा नहीं है मेरे फेल होने का। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं सायो खुद ही मिट्टी में नीचे गिर चुका है। पूछेंगे उसकी कोरी बातें हुई उसके शोध को अपने हाथों में भागते हुए कहने लगा क्या तुम अब जल रहे हो। लेकिन अगली बॉल हमें गे तू इमोता डायनास्टी के जनरल का मैसेज दिखाया जहाँ वो को चिल्ला गया नहीं, और फिर वो इंसान उठ कर अपने स्वर को भगवते हुए कहने लगा 10 साल पार हो चुका है, पूरे के पूरे 10 साल, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं भूल सकता। घूस सेंगे का सेतु अभी भी एक बाउंसर की तरह है जो मुझे नीचे की तरफ पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। किसी भी तरह से रिइंकार्नेशन और रिबात के बाद मुझे नहीं लगता मैं इतने विजाबिली इस बार भी हार जाऊंगा। मेरे विवाद लाइफ के मेमोरीज के अकॉर्डिंग पूछेंगे मेरे हाथ से उस हेवनली स्वॉर्ड को छीना जाता था क्योंकि उसे सेवनली हेवनली वेपन्स को हासिल करना है और इमोता पैलेस की सीक्रेट तिजारत को अनलिश करने के लिए उसका जरूरत है। अब जो पहले मैंने अपनी पुरानी दुनिया का सू कैलेंड का स्वॉर्ड मैनुअल को इस्तेमाल किया है पाम हेवनली स्वॉर्ड को रिफाइन और कॉम्बाइन करने के लिए मेरे इस प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ पाम हेवन स्वॉर्ड एम्पायर को बनाने के लिए। जब तक वो स्वॉर्ड अब जिंदा रहेगा मैं भी जिंदा रहूंगा, जब वो आदमी मर जाएगा तो वो स्वॉर्ड भी मर जाएगा। इसे तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। अगर घुचेंगे हेवनली स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाहता है तो फिर वो मुझे नहीं मार सकता। और फिर वो प्रिंसेस फिया की मौत के बारे में सोचते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मैंने अपने पिछले जिंदगी में स्वास्थ्य में फिया को गलत समझ लिया था, लेकिन गुचेंग को किस तरह से मालूम चल गया मेरे पास हेवनली स्वॉर्ड है, या तो भी मेरे फादर और किसी और को भी नहीं मालूम था हेवनली स्वॉर्ड मेरे कॉम्पेनियन स्पिरिट स्वॉर्ड है। अगली पर हमें ग्रेट हुई इमोर्टल डायनेस्टी की सीन दिखाया था जहाँ पर आसमान को जीतते हुए बहुत से स्टार को देखा जा रहा था। ये देखने के बाद कोई कहने लगा क्या आसमान में वो गैलेक्सी ग्रेट हुई इमोर्टल डायनेस्टी का स्टेरी फॉर्मेशन है, ऐसा कहा जाता है ये मोबिलाइज कर सकता है तो एंडलेस स्टार की पावर जो हेवन में है और इमोर्टल की अटैक को भी रेजिस्ट कर सकता है। ये चीज दिखाता है कितने ज्यादा टेरिफाइंग है यही थी वो इमोर्टल डायनेस्टी का फाउंडेशन। पर इलम के तरफ देखते हुए ऐसा कह सकते हैं ये एक टॉप नॉच फोर्स है, तुम सभी को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम लोग टॉप 10,000 में भी आ पाए इस बार
अगर तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हुए और टॉप 5,000 में पहुंच पाए तो भी तुम लोग को एक बहुत अच्छा रियाज दिया जाएगा जॉब, तुम लोग अपने सेहत में वापस आ जाओगे। ये सुनने पर कालती बेटा बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मास्टर मुझे क्या मिलेगा अगर मैं टॉप 1,000 में पहुंच गया तो। ये सुनने पर वो एल्डर कहने लगा ये ओल्ड में इतना ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखता। वो सारे सुपर जीनियस है जो लोग सुप्रीम रिले में पहुंचने वाले हैं। उसी वो उनका एक लड़की कालते हुए कहने लगा स्टेज की तरफ देखो किनके लिए एम्पायर वो और बाकी सारे वो अब इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने में एक और कालते हुए कहने लगा क्या वो लोग हांती द टूर्नामेंट के जीनियस के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए और एक कालते हुए कहने लगा क्या तुम्हें समझ में लगता है वो पर्सन जिससे गेट एम्पायर खुद वेलकम कर रहे वो तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी से साथ कंपेयर किया जा सकता है। और भी अगली बॉल किसी और के शिप को देखते हुए कहने लगा किसका शिप है ये रे, उनका साहस भी कैसे हुआ इस सिटी के अंदर सेल करने का। और फिर हमें गए तो वो जो डायनेस्टी का एम्परर वो तियानाई को दिखाया जाता है जो कहने लगा एल्डर जू क्या वो तो गू फैमिली क्या बहुत है, मैंने सही कहा ना। जिसके जवाब में एल्डर जू कहने लगा हाँ योर मेजेस्टी आप सही कह रहे हैं। उसी वक्त गिरे तो वो डायनेस्टी के फास्ट प्रिंस से अपनी सिस्टर से कहने लगा सिस्टर गुचेंगे आप हमारे गिरे तो वो डायनेस्टी में आ चुका है, शायद यही तुम्हारा चांस हो सकता है, तुम्हें इसे सीज करना चाहिए। आखिरी बार कुनू सिटी के अंदर हम लोग को उसका कोल सोल्डर मिला था, क्या हमें नहीं मिला था। सुनने के बाद सेकंड पीस उली कहने लगा इम्पिया सिस्टर क्या तुमने पहले ही अपने हाथ को किसी और को दे दिया है, क्या तुम और इंटरेस्ट नहीं हो उस ताबा फैमिली के स्वाद फैनिटी लड़के पर। तो सुनूंगा प्रिंसेस वो कुछ भी नहीं कह पाता। सुने भाई एम्पा तियान वो चिल्लाते हुए कहने लगा ओ मी गे तुम किस तरह की तुम बेबकू जिसे बात कर रहे हो, गु चंगे पहले ही एंगेज हो चुका है, इसमें क्या डिफरेंस है मेरे दोतार और वांस उसोंग द इमोर्टल डायनेस्टी के बीच में, मैं किस तरह से मेरे दोतार को एक मिस्ट्रेस बने दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर जो गए थे एम्पायर के माइंड में कहने लगा और मेजेस्टी मैं उस शिप के अंदर से दो कुआसी एम्पायर के महाराज को फील कर पा रहा हूँ, उनमें से एक थोड़ा सा कमजोर है और दूसरा गु चंगे का है, उसके उड़ा तो थोड़ा सा भेगू है, वो शायद अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा छुपा रहा है। ये सुने पर एम्पायर वो कहने लगा क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं वो तो पहले ही एम्पायर इलम में पहुंच चुका है। जिसके एल्डर जो कहने लगा ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने सुना था जब वो कुआसी एम्पायर इलम में था वो तो भी वो एम्पायर इलम के इंसान को हरा सकता था, अगर एक ऐसे तो भी फेयर उसका मिस्टेस जरूर बन सकता है। और फिर इस एम्पायर को देखते हुए चूचू अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम क्यों लेकिन तो अचानक से तो मुझे इस एम्पायर वो बहुत ज्यादा एनोइंग लग रहा है। और गौचंग के इस एम्पायर को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये प्लेस बहुत ज्यादा लाभलियर है जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा। योर मेजेस्टी मुझे डर लग रहा है, मुझे आपको कुछ दिनों के लिए परेशान करना पड़ेगा। जो इसके रिप्लाई में एम्पायर कहने लगा यंग मस्त चेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, आप इतना ज्यादा यंग और प्रोमिसिंग हैं, आपने हजारों माइल दावेद किया है यहाँ पर आने के लिए उस जुएन हेवन मेथड के लिए, हमारी डायनेस्टी को आपको बहुत ज्यादा कारतूसी के साथ तीत करना चाहिए। अगले बॉल वो एम्पायर यंग मस्त चेंगे को अंदर ले जाते हुए कहने लगा इस तरफ आइए यंग मास्टर, इस एम्पायर ने आपके वेलकम के लिए एक बैंक्वेट का प्रिपरेशन किया है। जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा योर मेजेस्टी आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस जेविन हेवन के साथ डील करना। दोस्तों साहब इन एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज के नाम को बदलकर जेविन हेवन कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम राइटर अभी क्या सोच रहा है, ये राइटर भी ना हर एक बॉल में अपना नाम को चेंज करता रहता है, इस राइटर की माँ की आंख। और फिर एम्पायर गुचेंगे को अंदर लेते कहने लगा इस तरफ से आइए। और फिर गुचेंगे कहने लगा मैंने सुना है ये जुएन इंपीरियल कोड के जो क्रिएचर है वो अभी अभी जन्मा है, ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है और हमें इसे बहुत ज्यादा कोशिश के साथ ट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद एम्पायर कहने लगा हाँ जो यंग चेंगे ने कहा वो बिल्कुल सही है, अगर जुएन इंपीरियल कोड फिर से इस वर्ल्ड के अंदर आ गया तो फिर एक बहुत बुरा साइन होगा। उसी पर फास्ट प्रिंस अपने प्रिंसेस तो वो भाइयों के जोड़ते हुए कहने लगा इंपीरियल सिस्टर ऐसा लग रहा है फादर भी अब यही चाहता है। और हम लोग देख पाते हैं सेंटेस चूचू उस प्रिंसेस का देखकर अपना मुंह फुलाने लगा। सच में दोस्तों सेंटेस चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा भी जिला से उसी पर एक लड़की कुछ और जगह का द्वार को खुलते हुए कहने लगा थात पता आप किस लिए अपने शॉर्ट में कॉटे अभी भी जल्दी ये जाओ तैयार हो जाइए, हिज मेजेस्टी बैंक्वेट अभी शुरू होने वाला है। अब ये सुनने बाद शाही वो कहने लगा क्या बैंक्वेट तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो, मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद उसका था सिस्टर कहने लगा क्या तुम्हें नहीं मालूम वहाँ पर यंग मास्टर चेंगे आने वाले हैं, हिज मेजेस्टी चाहता है हम यंग इंसानों को इस यंग जीनियस का जो लीडर है उससे मिलाने के लिए। और रायता में बताया इसका नाम है ताबा लिंग कुयोंग।
ये सुनने के बाद सायो जो वहाँ पर गिर जाता है और ये देखने के बाद लिंग क्यों भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अगली बार सायो बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा क्या गुचेंग यहाँ पर आ रहा है और फिर आपने मन में कहने लगा वो गिरे थे ऊपर इसलिए इस वक्त कैसे आ सकता है। मैंने पिछले जिंदगी की याद है कि अनुसार वो चौंग के तब यहाँ पर आने वाला था जब जेवन तो इंपियल कोड का एक प्रिंस यहाँ पर आकर ये तू इमोर्टल डायनेस्टी के सामने एक मैरिज प्रपोजल को रखेगा। इसके जवाब में उसे थर्ड सिस्टर फिर से कहने लगा सॉरी सेकंड सिस्टर थर्ड ब्रदर आपके साथ क्या गलत है, आप किस लिए इतना बुरा दिख रहे हैं। सायो उसे कुछ भी रिप्लाई ना देकर अपने मन में कहने लगा लेकिन क्लियरली अभी वो वक्त नहीं आया है, क्या इस जिंदगी का ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसी वक्त वहाँ पर और एक लड़की आते हुए कहने लगा सेकंड सिस्टर थर्ड ब्रदर जल्दी करो और तैयार हो जाओ वहाँ पर जाने के लिए। ये सुनने के बाद लिंग क्यों कहने लगा मैं समझ गया तुम सबसे ज्यादा एंग्जाइस हो वहाँ पर जाने के लिए। सुनने के बाद वो लड़की फिर से कहने लगा क्योंकि मैं यंग मास्टर चेंगे से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलना चाहता हूँ। उसके बारे में ये रूमर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एलिगेंट है, हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। और रायता हमें कहने लगा इसका नाम है ताबा क्वीन ग्यू। तो भी दोस्तों मैं इसे क्वीन ग्यू कहूंगा। मेरी बहन अगर तू एक बात को मान लेना तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तू चेंगे जाए जो भी हो जाए वो कोई भी एलिगेंट और हेल्पफुल नहीं हो सकता, उससे बड़ा विलेन कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब ये सुनने के बाद सायू अपने मन में कहने लगा क्या वो एलिगेंट है माय यस, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस दुनिया के हर एक इंसान इतना ज्यादा अंधा कैसे हो सकता है। फिर अगले बोल हमें एम्पायर बैंक्वेट का सीन दिखाई दे जहाँ पर एम्पायर कहने लगा यंग मास्टर चेंगे ने सारे इंसानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही उठाया है और उनके पास एक बहुत बड़ा हार्ट है। ये चीज इस एम्पायर को उनको तो डीपली एडमायर करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसीलिए हम सभी मिलकर यंग मास्टर चेंगे को एक ट्रिब्यूट देते हैं। दोस्तों मुझे तो नहीं मालूम यंग मास्टर चेंगे के पास बड़ा हार्ट है या नहीं, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा पेट जरूर है इन सभी को खाने के लिए। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत। और फिर वहाँ मौजूद हर एक कालते हुए कहने लगा यंग मास्टर चेंगे को हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद एम्पायर फिर से कहने लगा भैया कुनो सिटी से वापस आने के बाद से मैंने नोटिस किया है तुम हर बार यंग मास्टर चेंगे के बारे में सोच रहे हो, तो फिर किस लिए तुम इतना समझ रहे हो जब वो खुद तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है आज। सुनने के बाद प्रिंसेस भैया घबरा तो कहने लगा फादर, लेकिन उसके बाद तो काटते हुए एम्पायर फिर से कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ अगर तुम यंग मास्टर चेंगे को अकेले में रिस्पेक्ट दो। देख रहे हो ना दोस्तों ये एम्पायर खुद अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं यंग मास्टर चेंगे को बताने के लिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये तो इसे एम्पायर ने किसने बना दिया। और फिर अगली बार गुचेंगे कहने लगा मैं एक कहने में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, जब मैं कुनो सिटी के अंदर था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था कुनसन माउंटेन के अफेयर्स के लेकर और इसलिए मैंने एल्डेस्ट प्रिंसेस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज के दिन मैं गुचेंगे इस काम को ध्यान करूंगा एक स्मॉल टोकन की तरह एपोलॉजी टोकन की तरह। इसके जवाब में प्रिंसेस भैया कहने लगा मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था तो अब यंग मास्टर चेंगे, इसीलिए इसके बारे में सोचने को आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद और एक कालते कहने लग रहा है ऐसा लग रहा है तो यंग एम्पायर प्रिंसेस और यंग मास्टर चेंगे को एक साथ मिलाना चाहते हैं। जिसके जवाब में और कहते कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम लोग देख पाते सायो को कुछ भी कहने पता। और फिर सायो अपने मन में कहने लगा पिछले जिंदगी में जुएन थे एम्पायर कोर्ट के प्रिंस के प्रपोजल की वजह से एम्पायर वो ने प्रिंसेस पिया को फोर्स किया था गुचेंगे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ऑल्दो इस बार गुचेंगे पहले ही उनके जिंदगी में आ चुका है लेकिन उसका रिजल्ट फिर भी सेम होगा। ऐसा लग रहा है जो शौकी इंसिडेंट था सेकेंड प्रिंस के एसासिनेशन का जो इस हांती कॉम्पिटिशन में होने वाला है 3 दिन बाद वो जरूर होगा। अगर मुझे सही से याद है तो वो इंसान जिसने तो सेकेंड प्रिंस को एसासिनेट किया था वो उसका खुद का अंकल है जो एम्पायर से बेतेल की थ्रोन की बेटे में हार चुका था और अभी उसके साइड में बैठा है और मुझे डर लग रहा है उसके पीछे गुचेंगे खड़ा है। और फिर अगली बार सायो गुचेंगे के पास लाइफ के बारे में सोचते हुए कहने लगा मुझे ये सारी चीज पिया को बताना पड़ेगा, गुचेंगे ये स्कीम को इस जिंदगी में मैं पूरा होने नहीं दे सकता। और फिर अगले सीन में सायो को देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा उसके अंदर से थोड़ा सा सौ थोड़ा बाहर निकल रहा है, अगर यहाँ पर सिस्टम नहीं होता तो फिर मैं कभी भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड ऑफ लक नहीं है, क्या ये हेवनली सोच के साथ रिलेटेड हो सकता है। ऐसा लग रहा है प्रिंसेस भैया उसके फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, मैंने सही कहा ना। और फिर वो इसीलिए मेरे साथ मेरी तरफ इतना ज्यादा हॉस्टाइल है, क्या ये सही है। अगली बॉल सेंटे जो अपने खाने पर अपने चॉपस्टिक से मारने लगा। अभी गुच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा है, क्या प्रिंसेस भैया इतना तो खुश थे। फर्स्ट में दोस्तों यह सेंटे चूचू एक जिलास वाइफ की तरह ही एक्ट कर रहा है। और भी अगली बार सायो गुच्चे को देखने वाला घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो पूरे टाइम से मुझे देख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उसने पहले ही नोटिस कर लिया मैं उस शोध के साथ एक हो चुका हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगली बार ताबा क्वीन की सायो से कहने लगा थात बता यंग मास्टर चेंगे मेरी तरफ देख रहा है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया। यंग मास्टर चेंगे सोच में बहुत ज्यादा जेंटल है जैसा रूमर्स में कहा जाता है, जेंटल और एलिगेंट भी है। और उसमें दोस्तों जो चेंगे जो चार्म है वो बहुत ज्यादा है।
सोती लड़की भी आप उसके प्यार में पड़ चुका है। तो ये सुने बस आई वो अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ तुम अभी भी ठीक से बड़े नहीं हुए हो, तो अभी वो किस लिए तुम्हारी तरफ देखेगा। अभी ताबा कुंग फिर से कहने लगा, हाथ बता योमा चेंगे अभी भी अपने टीनेज में ही है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर हो चुका है, वो उन्हें भी अभाव पता है जो लोग पहले इलायते हो चुका है। आपको क्या लगता है वो किस तरह से कल्टीवेट करता है? अगर मेरे पास मौका हुआ तो फिर मैं जरूर योमा चेंगे से इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। सुनने के बाद साहिब वो कहने लगा, कुइंग तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, तुम्हें नहीं मालूम वो क्या चीज है, उसी इस तरह से अप्रोच करना तुम्हारे लिए डिजास्टर होगा। इसके जवाब में क्वीन क्यू बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है था चेंगे से बहुत ज्यादा जल रहे हैं, इतना ज्यादा खूबसूरत इनसे किस तरह से एक बुरा आदमी हो सकता है, या तो भी अगर आप मुझे मार भी डाले तो भी मैं इसे यकीन नहीं करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सोते लेके आप प्यार में हबूद भी खा रहे गुचेंगे। उसके बात को सुनने के बाद साहिब तो चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे पिछले जिंदगी में तुम्हें आत्मना करते किया था, जब तुमने इस पर यकीन किया था, तुम्हें लगभग आत्मना करते किया था, तो उसके बाद ही तुम इस पर यकीन किए थे। अगले पल हमें शाम का सीन दिखाया है जहाँ पर उनके बैंक में पूरी खत्म हो चुका है और कोई गलती में जाते हुए कहने लगा, इस तरह योंग में चेंगे और होली में चूचू को रेस्ट करने के लिए उस तरफ ले जाओ। और फिर एम्पर अपनी एल्दा जू से पूछने लगा, एल्दा जू क्या पता लगा भाई गुचेंगे कल्टीवेशन क्या है? इसके रिप्लाई में एल्दा जू कहने लगा, योर मेजेस्टी इस ओल्ड सर्वेंट के पूरे जजमेंट के लिए उसे माफ कर देना। मैं सोच में ये पता नहीं लगा भाई उस पर्सन का कल्टीवेटर क्या है, अगर हम दोनों में से फाइट हुआ तो भी मैं जरूर हार जाऊंगा इसमें। सुनने के बाद एम्पर तियानु थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, वो सच में एक मॉन्स्टर है, इसमें कोई भी शौकने की बात नहीं है। उनसे तिरिप के अंदर इतने सारे एनलाइटेड पीपल्स मारा गए, लेकिन वो अकेले ही योंग का जनरेशन को बाहर निकल पाया। ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिया को उसके कोरी भेजना। अभी अगले पल हमें प्रिंसेस फिया का सीन दिखाए थे जहाँ पर सायो उसका इंतजार कर रहा था और प्रिंसेस फिया वह आते हुए सायो हुआ से उसके बारे में पूछने लगा, अब सायो तुम किस लिए मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? जिसके जवाब में सायो कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। जिसके रिप्लाई में प्रिंसेस फिया स्टेज फेस बनाते हुए कहने लगा, ठीक है तुम बात कर सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। और भी प्रिंसेस फिया को देखते हुए सायो तो अपने मन में कहने लगा, वो हमेशा से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी सारे प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा भी एरोगेंस और विलफुलनेस नहीं है। इस जिंदगी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है इसका हालत भी जियांग चेंग की तरह ही होने वाला है। अभी अगली सीन में सायो प्रिंसेस प्यार से कहने लगा, वो चेंगे से थोड़ा सा केयरफुल है ना, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। उस शांति कॉम्पिटिशन अंदर जो 3 बाद शुरू होने वाला है उस वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है और गुचेंगे उसका मास्टरमाइंड होगा। ये सुनने के बाद प्रिंसेस प्यार कहने लगा, क्या? सायो फिर से कहने लगा, तुम चाहो तो हिज मेजेस्टी एम्पायर के पहले से इसके बारे में बता सकते हो और उनसे कहना रॉयल हाइनेस सेकंड पीस को पॉजिट करने के लिए सिर्फ इतना ही है जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और भी अगली बार सायो तो प्रिंसेस फिया से पूछने लगा, क्या तो मेरे पास इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? ये सुनने के बाद प्रिंसेस भैया बहुत ज्यादा खबर था लेकिन कुछ भी कह नहीं पता। अभी अगली बार प्रिंसेस भैया थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, हाँ मैं तुम पर यकीन करता हूँ। ये सुनने के बाद सायो थोड़ा सा खुश होकर वह जाते हुए कहने लगा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकता इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी अगली बार प्रिंसेस भैया उसे वहाँ से जाते हुए देखने लगा। अभी अगली बार हमें नाइट का सीन दिखाया था जहाँ पर गु चेंगे आधा से पूछने लगा, सॉरी दोस्तों आधा गु चेंगे से कहने लगा, मास्टर सायो के बैकग्राउंड के बारे में और उसके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही है। इसके बाद गु चेंगे उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहने लगा, वो पिछली जिया से जनरल्स के मैंशन में जन्मा है, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ हॉनेस्ट और उसके बाद कोई भी टैलेंट नहीं है। वो यहाँ तो मेडियोकर पर्सन है जो सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप को प्रैक्टिस करना जानता है और उसका गलती में से 100 साल के बच्चे से भी ज्यादा बेकार है। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, वो अपने वीकनेस को छुपा रहा है, उसके सोच पावर किसी भी कुआसी सुपरी बींग को भी राइवल कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए इस हांती कॉम्पिटिशन के अंदर मुझे उसे टेस्ट करना ही होगा। और फिर अगली बार गुचेंगे सेंते चूचू के रूम में आने लगा जहाँ पर सेंते चूचू पूछने लगा, क्या तुमने किसी को जुएन डिजास्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था? जिसकी रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा, मैंने सिर्फ किसी को भेजा था ऐसे किसी को बारे में पता लगाने के लिए जो मेरे इंटरेस्ट को कैच कर पाया है। जो सुनने के बाद सेंते जो चौंकते हुए कहना, क्या तुम किसी को इंटरेस्ट हो? क्या तुम एल्डेस पिन से वो फिया के बारे में बात कर रहे हो? और फिर हम लोग देख पाते सेंते जो बात लेते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे पीछे से सेंते जो देख रहा था, जिसे महसूस करने के बाद सेंते जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा समाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या हम लोगों ने एग्री नहीं किए थे, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते? सुनने के बाद गुचेंगे अपने मुंह को दूसरा करते हुए कहने लगा, तुम मुझे इतना ज्यादा गलत कैसे समझ सकते हो? तो फिर मैं किस तरह से वहाँ बेच सकता हूँ? ये सुनने के बाद सेंते जो फिर से कहने लगा, मैं अभी भी तुम्हारी आंसर का जवाब इंतजार कर रहा हूँ।
अगली बार घुसेंगे नहीं अपने कपड़े उतार कर उस बात के अंदर आ गया और फिर सेंते चूचू से कहने लगा, देख रहे हो ना तुम कितने ज्यादा स्टिंगी हो रहे हो, मैंने सिर्फ उसके से एक गिलास वाइन ही पिया था और तुम इतने ज्यादा जिलास हो रहे हो। ये सुनने के बाद सेंते जो थोड़ा सा शर्मा तो कहने लगा, तुम पूरे के पार्टी के वक्त उसकी तरफ भी देख रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे नोटिस नहीं किया। इसके जवाब में घुसेंगे कहने लगा, ये सिर्फ उसके फिजिक्स के बारे में जानना चाहता था और कौन चीज के बारे में तुम सोच रहे थे। फिर अगली बार घुसेंगे के सेंते चूचू को भागते हुए कहने लगा, तुम खुद ही मुझे बताओ किस तरह से वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उस पर इंटरेस्ट लूंगा। तो दोस्तों ये चीज को मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोग सिर्फ पिक्चर से समझ लीजिए वरना यूट्यूब मुझ पर ये दोनों लगा देगा। अगले सीन में सेंते जो बहुत ज्यादा शर्मा को कहने लगा, तो अभी ये सब ठीक है, आज के लिए हम लोग पहले से ही ये सब शुरू करते हैं। जो सुनने के बाद घुसेंगे सेंते चूचू को छेड़ते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमें जुएन डिजास्टर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद सेंते चूचू कहने लगा, तो अब तक तुम यहाँ पर हो तो अब तक मुझे उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, तो हाईनेस तुम हमारे एंसेस्टर के हेयर हो। अब ये सुनने के बाद अगले ही पर घुसेंगे कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत सही जियांग के लिए यहाँ पर वही जानवर बन चुका हूँ। सुनने के बाद सेंते जो बहुत ज्यादा हंसने लगा। और दोस्तों आप लोग चाहे तो देख सकते हो जहाँ पर दो कालती पे गार्ड कर रहा था। अगली बार हमें उस विले के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर यो मास्टर चेंगे बैठे हुए थे, उसके सामने प्रिंस वो झुकते हुए कहने लगा, वो तियान जैन यो मास्टर चेंगे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। जो सुनने के बाद यो मास्टर चेंगे कहने लगा, प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगली बार घू चेंगे थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें मुझे क्या चाहिए इतने शांत से। जिसके रिप्लाई में प्रिंस वो कहने लगा, मैं योंग मास्टर चेंगे के पास आया हूँ रिफ्यूजी के लिए, मैं आपको पूरे के पूरे ग्रेट हूँ इन द किंगडम को ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद घू चेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और अगली पॉल में कोल तोड़ में कहने लगा, क्या पूरे के पूरे ग्रेट हूँ इमोर्टल डायनेस्टी, तुम्हारी इस तरह की बात कहने का साहस भी कैसे हुआ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है मैं तुम्हें बांधने के बाद एम्पायर हु के पास भेज दूंगा। तो सुनने के बाद प्रिंस वो कहने लगा, सॉरी दोस्तों घू चेंगे कहने लगा, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर एम्पायर वो जरूर मेरे काइंडनेस को याद रखेंगे, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद प्रिंस वो कहने लगा, जो आप योमास चेंगे ने मुझे उसी पर अटैक नहीं किया, इसका मतलब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरे ऑफर के अंदर, अगर ऐसा ही है तो फिर आप मेरे बात को पहले क्यों नहीं सुनते। जो सुनने के बाद घू चेंगे पहले कुछ भी नहीं कहता, क्या पता अगली बार घू चेंगे कहने लगा, तो भी तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो। जो सुनने के बाद प्रिंस वो कहने लगा, 300 साल पहले मैं थोन के लिए अभी की एम्पायर वो और बाकी सारे ब्रदर्स के साथ फाइट किया था, वो तियान है तो आज तो मैं तो दोनों ही इक्वली मैच थे, ओपोनेंट्स थे, लेकिन मेरे पास थोन के ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो मैंने और फिर अगली वक्त हमें पास का सीन दिखा तो प्रिंस वो कहने लगा, मेरे एम्पायर भाई तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है बचपन से मुझे थोन के स्ट्रगल्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरे अभी के सारे एक्शन सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर मैं और तुम अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं मैं तुम्हें भविष्य कर सकते हो, सारी ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के बाद मैं तुम्हें थोन को हैंडओवर कर दूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो सुनने के बाद कार्य एम्पायर वो कहने लगा, मेरे भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी और मेरे एक ही माँ है और हम लोग सारे भाई में से सबसे क्लोज है, इस तरह से मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद प्रिंस वो खुश होकर कहने लगा, इम्पियर बाजार। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते पेजेंट में प्रिंस वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, लेकिन जब हम लोगों ने एक साथ मिलकर सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर दिया, उसने मुझ पर ही अपना फिंगर को पॉइंट कर दिया, सिर्फ उसने मुझे एक नेबुलस पर्सन तरह फेम नहीं किया जो इम्पियर फैमिली को हार्म कर रहा है, या तो भी उसने रेबिलियन से फाइटिंग करने के नाम पर मेरी वाइफ और चिल्ड्रन को भी मार डाला, या तो भी उसने हमारे कॉमन मदर को भी भोजन देकर मार डाला और उसने इस सब का विलय मुझ पर डाल दिया। तो सुनने के बाद घू चेंगे कहने लगा, तुम जैसा कह रही हो उसके अकॉर्डिंग आपके जो एम्पायर वो है बहुत ज्यादा रूथलेस और क्रूएल पर्सन है। और फिर अगली बार घू चेंगे प्रिंस उससे कॉल तुम्हें पूछना है तो भी तुम किसे सर्वाइव करके, जिसके जवाब में प्रिंस कहने लगा, ऐसी उसके बेनेवलेंस और राइटनेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और अपने थ्रोन को सिक्योर करने के लिए उसने मुझे गेरी तू के बोदार्स पर एक्साइज कर दिया अकेले ही। कुछ साल पहले ही मैं इस इमोर्टल डायनेस्टी के इम्पियर कैपिटल में वापस आ पाया हूँ। अगली बार प्रिंस अपने 2 फिंगर को ऊपर उठाते कहने लगा, मास्टर चेंगे को परेशान की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने दाव हाथ का कसम खा सकता हूँ। तो सुनने के बाद घू चेंगे उसे रोकते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपना प्लान बताओ तुम। जो सुनने के बाद प्रिंस पहले थोड़ा सा घबरा जाता है। अगली बार प्रिंस घू चेंगे को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस हंटिंग कंपटीशन के अंदर मैं कुछ एसाइनेशन को भेजूंगा था सेकंड प्रिंस को एसाइनेट करने के लिए, इसी एम्पायर वो अपना सक्सेसर मानता है।
जब तो सेकंड पीस मान जाता है, एम्पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो जरूर अपने सारे पावरफुल मास्टर को उस किला को ढूंढने के लिए भेज देगा। वो एक बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए वो तियानी के मारने के लिए। जितनी जल्दी वो मर जाएगा तो मैं आसानी से थ्रोन को हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं योमा से चेंगे को तो साफ करूंगा अपने मास्टर की तरह। वो सुने के बाद गो चेंगे थोड़ा सा खोल बेस बात हुई, कहने लगा क्या तुम भूल गए हो गेरे, तू डायनेस्टी के एंसेस्ट्री वाले जो इस पैलेस के अंदर छुपा हुआ है, क्या वो लोग तुम्हें एम्पायर को मारने देंगे और थ्रोन को हासिल करने देंगे? तो सुनने के बाद प्रिंस हंसते हुए कहने लगा इस एम्पायर फैमिली बहुत ज्यादा रूथलेस है। मैंने छोटे बेला से इस चीज को तो एक्सपीरियंस किया है। उन इंसानों के लिए जो अब तो इमोता डायनेस्टी के सामने वो है, अब तो कौन उसका एम्पायर है वो चीज उनके लिए मैटर नहीं होता। ये सुनने के बाद कोल्ड फेस बांधते हुए घुसेंगे अपने मन में कहने लगा अगर मैं एक डायनेस्टी को अपने पावर की तरह डेवलप कर पाऊँ तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगली बार घुसेंगे अपने सीट से उठते हुए प्रिंस से कहने लगा तो भी तुम्हें किस लिए मेरा मदद चाहिए? जिसके जवाब में प्रिंस कहने लगा मुझे आपका मदद चाहिए रेबिलियन को शांत करने के लिए। एक बार अगर मर जाए तो फिर उसके लॉयल फॉलोअर्स जिन्हें ताबा उन्तियान लीड करता है और यून से जू भी वो लोग जरूर एक काउंटर अटैक को लॉन्च करेंगे। मुझे डर है मेरे लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो सुनने के बाद घूसेंगे उसे एक जेद देते हुए कहने लगा ठीक है, लेकिन तुम्हें आपने इस शांति कॉम्पिटिशन के अंदर अपने इंसानों का नंबर को डबल करना पड़ेगा। मैं जरूर सीक्रेट तुम्हें इंस्टा करूंगा कुछ इंसानों को भेज कर जो तुम्हें मदद करेगा। इसमें मेरे सिंगलिंग के लिए इतने जरूर करना। जो सुनने के बाद प्रिंस उस जेद को लेते हुए कहने लगा मैं जरूर योमस्टर चेंगे उदार को पालन करूंगा। मैं वापस जाकर अभी से विवाह से करना शुरू कर देता हूँ। जो सुने बाद घुसेंगे कोल्ड फेस बांधते हुए अपने मन में कहने लगा अभी सही वक्त है उस छोटे लड़की तोबा सायों को इस्तेमाल करने का। तो ये बहुत ज्यादा हाथ होता है एक भाई के लिए अपनी तो बहन का क्या ना करना। घुसेंगे आधा से कहने लगा आधा वापस जाकर भाई लाइनर को खूंदू और उसे कहना कुछ इंसानों को अरेंज करने के लिए इस हाथी कॉम्पिटिशन के अंदर स्निक करने के लिए। जो सुने बा आधा कहने लगा ठीक है चलिए बोल हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाई जब हाथी टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे वार बहुत आने लगा। अगली बार उन वारशिप से कोई कहने लगा इस हाथी कॉम्पिटिशन का टारगेट है इस जगह के हर एक मॉन्स्टर को या फिर इस जगह के हर एक एक्सट्रीमली डार्क क्रिएचर्स पर अटैक करना। ये चीज को भी काउंट किया जा सकता है। सारे जीनियस पहले से सुन लो। जिंदगी और मौत डिटरमिनेट होगा तुम्हारे भाग्यों से ही, इसीलिए तुम्हें अपना बेस देना पड़ेगा इसके अंदर। और फिर हम लोग वहाँ पर नीचे एक ड्रैगन का मूर्ति देख पाते जो मिट्टी में धंसा हुआ है। इसे देखने के बाद घुस जगह कहने लगा कितना अच्छा एक प्लेस है जहाँ पर 9 ड्रैगन्स हेवन की तरफ उड़ रहा था। जी कितना पीती है ये लोग इतना पुराने हैं वरना ये लोग जरूर एक सुप्रीम सेंस बन जाता अभी। अभी ये सुने भाई एम्पायर उधर घुसेंगे से कहने लगा एक कितना बीती है उन लोगों ने एक ऐसा पावर को ओपन कर दिया था जिसे उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए था। उसके स्वर को पहले ही काट डाला गया है जिससे वो कभी भी और ऐसे नहीं कर सकता। तो ये सुने भाई घुसेंगे कोल्ड फेस बांधते हुए अपने मन में कहने लगा क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं बिना किसी बात के? क्या ऐसा हो सकता है उसे मेरे और ऊ तियान जी के बारे में मालूम चल गया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एम्पायर वो आर्चों के गुचेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस वक्त में गुचेंग को देखो ऐसा नहीं लग रहा है उसके बाद कोई भी ऐसा बुरा इंटेंशन है गिरे तू इमोता डायनेस्टी के बारे में। तो फिर भैया किस लिए मुझे बार बार याद दिला रहा था इससे थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए। चलिए बोल गुचेंग के एम्पायर उसे कहने लगा मैं सोच रहा हूँ क्या योर मेजेस्टी एम्पायर वो इस जगह सिचुएशन को पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। जिसके रिप्लाई में एम्पायर वो कहने लगा मुझे संदेह है यहाँ पर एक्सट्रीमली डार्क क्रिएचर पहले ही मैनिफेस्ट हो चुका है। मैंने कुछ इंसानों को भेजा था इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते सेकंड पीस यूथ अपने तो बिग सिस्टर फेयर से कहने लगा सर आपको वॉइस आने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। इस चीज को सुनी हुआ प्रिंसेस भैया अपने मन में कहने लगा पूछेंगे क्या तुम सच में एक हिपोक्रेटिकल विलेन हो? वो हम लोग देख पाते हैं एम्पायर वो अपने एल्डर जू से कहने लगा एल्डर जू आप इसे शुरू करो। जिसके रिप्लाई में एल्डर जू कहने लगा ठीक है मेरे मेजेस्टी। चलिए वो एल्डर जू चिल्ला कर कहने लगा इस शांति कॉम्पिटिशन को अब शुरू किया जाता है। इस चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं उन बोतों के अंदर से बहुत सारे काल्ती में बाहर निकलने लगा। अभी एल्डर जू अपने हाथ के अंदर से मिरर को बाहर बिखरने लगा। तो मिरर बाहर आने के बाद एम्पायर वो अपने पावर के साथ उस मिरर को बड़ा कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक टेलीविजन की तरह काम कर रहा है। तो सच में दोस्तों ये लोग किसी भी जगह पर एक टीवी बना सकता है। इनको कोई सी भी तरह की किसी भी इक्विपमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ इनकी काल्ती में से ज्यादा होना चाहिए। और फिर अगली बार एम्पायर वो कहने लगा ये दिल्ली के मिरर है ये इस जगह का थोड़ा फंक्शन को
द्वितीय कर सकता है। ये सुनने पर हम लोग देख पाते घुसेंगे कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एम्पायर वो अपने धर्मावधि को अनलिस्ट करने लगा। इसे देखने के बाद यह काल्ती पता क्या लगा, ये तो एम्पायर का धर्मावधि है। हाँ, एम्पायर का शिप एक धर्मावधि यहाँ पर है, लेकिन गेट इमोता डायनास्टी के तेतुर के अंदर मेजेस्टी यहाँ पर बिल्कुल इनविजिबल है। गेट एम्पायर वो के धर्मावधि को देखने के बाद घुसेंगे अपने मन में कहने लगा क्या है इंसानों का मूवमेंट है या फिर ड्रैगन्स का एनर्जी है, या तो अभी इस मेथड ने और दिया काल्ती के इलाम को भी सरप्राइज कर दिया है। ऐसा लग रहा है उसमें उसने सच में कुछ नोटिस कर लिया है। और फिर अगली बार हम लोग उस मिलो के अंदर से देख पाते हैं वो जनरल ताबा का 700 नहीं है। और फिर अगली बार हमें जो उसके अंदर का सीन दिखाई दे जहाँ पर कोई काल्ती पता कहने लगा सावधान जे जादू तो मत जाना। वो और एक काल्ती पता उसे देखने के बाद कहने लगा ताबो सायो है तो तुम्हें 20 सब सीट हो। मैं आज इस हांती कॉम्पिटिशन को तुमसे शुरू करने वाला हूँ। अगली बार ताबा क्वीन को उस काल्ती पता को एडिक करते कहने लगा तीसरे भाई हम हमेशा इस शॉर्ट प्ले को प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप किस तरह से इतना यूजलेस हो सकते हैं, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुनने पर हम लोग देख पाते ताबा सायो को कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार एम्पायर वो गुचंगे से पूछने लगा मैं सोच रहा हूँ यो मस्टर चेंगे इस कंपटीशन के अंदर आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। इसके रिप्लाई में गुचंगे कहने लगा प्रिंसेस भैया बहुत ज्यादा कैपेबल है, मेरे ओपिनियंस के अंदर वो आसानी से टॉप 3 के अंदर पहुंच सकता है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा भैया सोच में बहुत ज्यादा होनाथ फील करेगा यो मस्टर चेंगे के होनाथ को फेवर को पाने के बाद। अगली बॉल जनरल ताबा वो आते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी इस अंचल को हम लोग अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। जो सुने के बाद एम्पायर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा जनरल ताबा आपके हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया। और फिर अगली बॉल जनरल ताबा को देखने के बाद घुसेंगे अपने मन में कहने लगा क्या इस ग्रेट डायनास्टी का ग्रेट जनरल क्या यही ताबा सावेज का फादर है। हम लोग देख पाते उसका नाम है जनरल ताबा उनतियान। और फिर अगली बार गुजेंगे फिर से अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो तियान जेंग का सेकंड प्रिंस के वो लाइक को जो मारने का जो प्लान है वो इस बार सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर अगली बार गुजेंगे थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन मैंने जिस अच्छे शो को अभी तो अरेंज किया है वो अभी शुरू होने वाला है। अगली बार हमें सिगरेट लैम्प का अंदर सीन दिखाई दी जहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है, उसके अंदर से ताबा कोइन को बाहर निकलने लगा। उसी बार उस धाबा के अंदर से कोई कहने लगा क्या ये जनरल मेंशन का जो चौथा लड़की नहीं है, इसलिए वो अपने भाई और बहन के साथ नहीं है। जो सुनने पर ताबा कोइन को पूछने का तुम कौन हो। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से गु उदी बाहर को कहने लगा चौथे में सच में बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल इंसान है, मेरे पूर्व भाई को मार डाला गया था आपके इंसानों की तरह क्योंकि उसने सिर्फ कुछ देर के लिए आपको देख लिया था क्वाउड के अंदर से। तो सुने के बाद ताबा कोइन की वो चिल्लाते हुए कहने लगा तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जिसके जवाब में गु उदी कहने लगा यहाँ पर कोई और बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, आज के दिन मैं अपने भाई का मौत का बदला जरूर लूंगा। अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा लेकिन उससे पहले अगर मैंने मिस क्वीन के साथ कुछ कर पाऊँ तो भी सोच मेरी जिंदगी के वहीद करने का लायक है। और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें बताया जाता है गु उदी अभी स्पिनिंग ब्रिज जेट टावर की आप एक ऐसा सीन बन चुका है। अगली बार गु उदी को देखने के बाद एक इंसान बाहर से कहने लगा दिशा पे कौन फैक्शन का है, एक किस तरह से इतना डेस्पिकेबल हो सकता है। उसी पर और एक काल्ती पता कहने लगा ऐसा लग रहा है ये हेवेनली दाव सेठ का डिसेबल है। उसी पर ये सुनने के बाद हेवेनली दाव सेठ का एक एल्डर कहने लगा नहीं वो हम में से कोई भी नहीं है, या तो भी हम लोग उसे जानते भी नहीं है। और फिर अगली बार जनरल तब बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा नहीं हेवेनली जो दाव सेठ जिसे एक था देते फोर्स के बाद इस तरह की कोई भी दिशा पे नहीं हो सकती जिसके पास इतना ताकत है, ये आदमी यहाँ पर धोखे से आया है। अगली बार जनरल ताबा और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा उसका साहस भी वो मेरे दुतार को हिम्मत करने का, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ये चीज को सुनने पर घुसेंगे अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है भाई लेना ने इस आदमी को अच्छी तरह से ट्रेन किया है, इस वर्ष में उसका लायक है, मैंने उसे तो यही डेसोलेशन और 10 इलेम से अंदर से बाहर लेकर आया था। और दोस्तों ये अपने मन में कहने लगा अगर ये आदमी इस चीज के विषय होता तो फिर ये मेरे इंपियर फैमिली को टारगेट करता, इसीलिए इसके विषय इसका कोई भी हाथ नहीं होगा। और एक एल्डर कहने लगा इसका इतने ज्यादा साहस हो गया जो जनरल ताबा के मेंशन के खिलाफ तो पलट कर रहा है। जो सुने के बाद जनरल ताबा भी थोड़ा सा गुस्सा करने लगा और फिर गुचेंगे कहने लगा मैंने नहीं सोचा था इस तरह का इंसान हंटिंग टूर्नामेंट के अंदर आ जाएगा। तो मेजेस्टी क्या आपके पास कोई भी काउंटर मेजर नहीं है इसका जो अभी इनके रेस्क्यू में काम आ सकता है। तो सुने के बाद एम्पायर वो कहने लगा शायद यंग मास्टर चेंगे को नहीं मालूम होगा इस हंटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर पास्ट में हमारे बहुत सारे एम्पायर फैमिली के मेंबर भी मर चुके हैं, लेकिन ये दायु के ट्रेडिशन है, या तो मैं खुद या एम्पायर होकर भी इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो इसी हम लोग ये आशा कर सकते हैं जनरल ताबा के बाकी सारे बच्चे वक्त में आकर उसे रेस्क्यू कर ले। अब जो भी इस डिसेबल इस हंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता है उनके पास अपना एक कॉन्टेक्ट स्टोन होता है, तो भी तुम इसे इस तरह के डिसीजन से डील करने के लिए तुम सोच सकते हो। तो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सेट फ्रेश बात हुए कहने लगा क्या बस इतना ही, ये कितना ज्यादा गलत चीज है। मैं आशा करता हूँ ताबा का लड़की बिल्कुल सिप रहे।
फिर अगली वो गुची थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही है तो भी वो तियानजिन का प्लान थोड़ा सा काम कर सकता है। और फिर गुचंग के इस तरह के फेसियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद सेंते जुजू कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार एक एल्दा उस मीरो को देखते हुए कहने लगा वो नहीं ऐसा लग रहा है जनरल मेंशन की सेकंड यंग लेडी का भी हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। जो सुनने के बाद जनरल ताबा कहने लगा मम्मी ने कोई कि उनका इसका साहस हो गया जो मेरे फैमिली के खिलाफ प्रोटिंग कर रहा है। फिर हम लोग अब हंतर नीलम के अंदर ताबा कोइंगसू की हालत को देख पाते जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। वो अपने मन में कहने लगा ताबा कोइंगसू अभी बहुत ज्यादा खाते में है। और फिर वो अपने सामने वाले कालती को देखते हुए कहने लगा तुम कौन हो किस लिए तुम मुझे रोक रहे हो यहाँ पर। जिसके जवाब में वो कालती कहने लगा एक इस तरह का बेवकूफी सवाल है। और फिर अगले बार हमें सायो का सीन दिखाया जाता है जो कॉन्टेस्ट स्टोन को भागते हुए अपने मन में कहने लगा क्या हो गया या तो कभी हमारे सेकंड सिस्टर भी वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। अगर मैं कोइंगसू को रेस्क्यू करने गया जितनी भी एबिलिटी को मैं छुपा रहा था इतने सालों से वो सारी चीज अब एक्सपोज हो जाएगा। और इससे बेहतर गुचेंगे अभी भी बाहर से ऐसा कुछ देख रहा है और इसकी वजह से वो शायद हमारे साथ फिर से वही करेगा जो मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब मेरे रिइंकार्नेशन सिर्फ एक मजाक बन जाएगा। बॉल वो कॉन्टेक्स्ट स्टोन को भागते हुए कहने लगा नहीं मैं उसे नहीं सेव कर सकता। ये चीज को देखेंगे बाहर के कालती बता कहने लगा ऐसा लग रहा है जनरल मेंशन का थर्ड सन हुआ पर अपने सिस्टर को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। जो सुनने पर और एक कालती बता कहने लगा वो बहुत ज्यादा यूजलेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर भी है अगर वो वहाँ पर गया तो फिर वो भी मारा जाएगा। जो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा क्यों ना मैं आज के लिए जनरल ताबा की खातिर एक एक्सेप्शन कर देता हूँ। तो सुनने के बाद जनरल ताबा एम्पायर वो को गीत करते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी आप ऐसा नहीं कर सकते इस तरह के पेशेंट डेथ को आप सेट नहीं कर सकते और आप अपने एक ओल्ड मिनिस्टर के लिए तो ग्रेट वो 33 रन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सुनने पर और एक एल्डर कहने लगा हाँ योर मेजेस्टी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके रिप्लाई में और एक एल्डर कहने लगा योर मेजेस्टी आप किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते। और फिर जनरल ताबा थोड़ा शेर होते कहने लगा अगर वहाँ पर कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ तो अभी इसका मतलब एक क्वीन का भाग्य था। तो सुनने पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा बुद्धि आदमी कौन तुम्हें रोक सकते हैं एक्सेस में करने के अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से इंसानों का दिल को जीता है। इसके बाद गुचेंगे कहने लगा असल में योर मेजेस्टी और जनरल ताबा को पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे ओपिनियन में थर्ड यंग मास्टर जनरल मेल्सन का कोई भी सिंपल इंसान नहीं है। इसे मालूम बाद में यहाँ पर कोई सरप्राइज भी हो सकता है। तो सुनने के बाद जनरल ताबा चौंकते हुए गुचेंगे से पूछने लगा यंग मास्टर चेंगे आप क्या कहना चाहते हैं। तो सुनने के बाद गुचेंगे सायु को दिखाते हुए कहने लगा ऐसा लगता है जनरल ताबा अपने लड़के को अच्छी तरह से नहीं समझते। सिर्फ सोचिए क्या है कि नॉर्मल पर्सन या बस बहुत ज्यादा फ्यूरियस या फिर रिजर्व नहीं होता। इन ताबा सायु के फेस को आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से शांत है। हाँ मैंने ज्यादा इंसान को तो अभी तो नहीं देखा है लेकिन मेरे पास खुद अच्छे जजमेंट जरूर है। जनरल ताबा का थर्ड सॉन्ग एबिस का हिडन ड्रैगन है हर किसी से छुप कर वो रह रहा है। फिर हर कोई सायो की तरफ देखने लगा। फिर अगली बार एक एल्डर चिल्ला को कहने लगा ऐसा लगा ताबा सायो अब अपना मूव कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाए सायो किसी तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा चाहे कोई भी मेरे खिलाफ प्लॉट क्यों ना कर रहा हो मुझे क्वीन को बचाना ही पड़ेगा। वो हमेशा मुझे योगदान करता है लेकिन वो मेरा बहुत ज्यादा केयर भी करता है और बाहर के हर एक इंसान हमेशा मेरे जैसा एक रुझा की तरफ नहीं देखता रहेगा। मैंने सीखा ना जब बाद में मैं अपना मूव करने वाला हूँ और मैं इसे थोड़ा ज्यादा डिस्गाइज कर पाए तो फिर ये शायद पूरी तरह से सेफ होगा। अगली बार हम लोग देख पाते गोदी ताबा कोइंगी के पेट पर एक जोरदार लात मार देता है। इसके वजह से ताबा कोइंगी दौड़ से चिल्लाने लगा। अगली बार और एक ऐसा से ताबा कोइंगी पर एदिक करते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे बाधा को रेजिस्ट करने का तुम क्या मरना चाहते हो। उसे अपने हथियार से एदिक करते देखने के बाद गोदी उसके माइंड में कहने लगा तो को अपने वेपन को इस्तेमाल मत करना अगर वो मर जाता है तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वो ऐसा से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो भी ताबा कोइंगी पर एक जोरदार लात मारता है और फिर कहने लगा पहले उसे आदमना कर दो उसके बाद मेरे बड़े भाई उसके साथ एंजॉय करेंगे। हम लोग देख पाते नीचे गिरने के बाद ताबा कोई से मुंह से अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा और हम लोग देख पाए किसी ने उसके मुंह पर उसके पेट पर पार रख रहा है। और फिर वो ऐसा सीन अपने हथियार से उस पर एदेक करते हुए कहने लगा तो कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे हाथों का काटने वाला हूँ। जो सुनी बात ताकबा क्वीन क्यू कहने लगा मैं नहीं मरने वाला हूँ यहाँ पर कोई विशेष चिल्ला कहने लगा क्वीन क्यू। तो वॉइस को सुनने के बाद क्वीन क्यू अपने मन में कहने लगा ये वॉइस और हम लोग देख पाते यहाँ पर क्वीन क्यू अब रोने भी लगा है। अगले पर हम लोग देख पाते बहुत सारे ओरा से बना हुआ सौद आकर उस एसासिन को मार डालता है जिसके देखने के बाद वो एसासिन जोर से चिल्लाने लगा। और फिर गोदी अपने सामने एक ओढ़ा बनाकर थोड़ा का सील बनाकर उससे 100 देरा से खुद को बदली कर लेता है। फिर गोदी सीरियस भी बात हुई अपने मन में कहने लगा आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया। फिर हम लोग देख पाते सायु आकर आकर क्वीन को से पूछने क्वीन को क्या तुम चाहिए हो। तो सुनी बात क्वीन को कहने लगा थात बता तुम्हारे ओढ़ा। और फिर अगली बार बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा थात बता यहाँ से भाग जाओ वो बोल्ड है कारस्पेस बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो सुनी बात सायो यही कहने लगा तुम्हें इसके लिए पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं मैं इसे देख लूंगा। अगली बार भूत उस पर एथिक होते कहने लगा तुम किस लिए प्रीजन कर रहे हो यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सुनने के बाद सायो यही कहने लगा क्या तुम मरना चाहते हो तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सिस्टर को हाथ करने का। अब ये साहू है अपने हाथ में एक ओरा से स्वाद बात हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है इस आदमी की कालती वजह गेट से नीलम का है इसलिए मुझे शायद अपने पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अपना कालती वजह को थोड़ा सा हौद बैक करके रखूंगा ज्यादा एथिक्स को ना एथिक करने के लिए। इसके बाद हम लोग देख पाते गोदी के साथ साहू
अपने शोध की मदद से फाइट करने लगा। इस फाइट को देखने के बाद बाहर से एक एल्डर कहने लगा, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था, उसका स्ट्रेंथ बहुत सारे प्रिंस के समान ही है। और फिर जनरल ताबा कहने लगा, ताबा यानी खुद को इतने अच्छी तरह से छुपा कर रखा था, या तो भी मैं खुद भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो सुने भाई एम्पायर वो कहने लगा, ऐसा लग रहा है साओ यानी इतने सालों से अपनी एबिलिटीज को अच्छी तरह से छुपा कर रखा था, उसका स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ये सुनने के बाद गुचेंग कहने लगा, हिडेन ड्रैगन हमेशा एबिस के अंदर ही जगता है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा, मास्टर चेंगे सच में टैलेंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और फिर गुचेंग के अपने मन में कहने लगा, किसी के ताकत को छुपाना थोड़ा सा भी अनकॉमन नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो शायद उससे भी ज्यादा कुछ हाइड कर रहा होगा। अगले पर हम लोग साओ याई और गुदी के फाइट के सीन को देख पाते, या वो हर एक प्लेस डिस्टर्ब होने लगा उनकी फाइट की वजह से। उसमें दोस्तों इन लोगों का फाइट बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल दिख रहा है। अगली बार ताबा साओ याई गुदी पर एडिट करते अपने मन में कहने लगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, शायद मैं अपने स्ट्रेंथ को कितना भी ज्यादा इम्प्रूव क्यों ना कर, वो हमेशा मेरे स्ट्रेंथ के साथ इक्वल मैच कर पा रहा है। यहाँ पर क्या गलत चल रहा है। हम लोग देख पाते साओ याई अब बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसी पर गुदी अपने मन में कहने लगा, इस मिशन को असाइन किया गया इसके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, मुझे थोड़ा सा क्या रहना पड़ेगा, वरना मैं इसे मार डालूंगा। इसके बाद साओ याई पीछे आते हुए कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं है। तो सुनी भाई गुदी कहने, क्या तुम चाहे क्या ही कर लोगे यहाँ पर। सुनी भाई साओ याई अपना पेशा उसकी कैवस स्वाद इंटेंट की मदद से और इमोता स्लेयर को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग देख पाते उसका स्वाद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद गुदी भी अपना बेलाद रिफाइनिंग मेद बेलेट को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इन दोनों के स्वाद एक दूसरे से तोड़ाते हैं, जिसके वजह से आसपास का हर एक प्लेस डिस्टर्ब होने लगा। इतना उड़ा को देखने के बाद ताबा कोइन की बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर खुद से कहने लगा, क्या ये मेरा तीसरा भाई की पावर है, मैं हमेशा उसे कमजोर समझता था। और फिर हम लोग देख पाते गुदी कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सुनने पर साओ याई अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, जब तुम अभी भी मरना चाहते हो तब भी मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते साओ याई अपना बेसा स्किल हेवनली सोर्ड से इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह साओ याई का स्वाद आसानी से गुदी के स्वाद को तोड़ देता है। फिर वो स्वाद गुदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस स्वाद को अपने हाथों से रोकते गुदी कहने लगा, ये स्वाद इतना कितना ताकतवर है। अब ये चीज को देखने पर साओ याई अपने मन में कहने लगा, गुचेंग को तो नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बीट कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद साओ याई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम लोग देख पाते गुचेंग की आंखों से गुचेंग का पार्पल पावर निकलने लगा। और फिर गुदी उस स्वाद इंद्र को अपने हाथ से भगाते कहने लगा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंग के डायमंड लॉर्ड फॉर्म को इसने साओ याई को अपने हाथों से पकड़ रखा है। दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और यहाँ पर गुचेंग के डायमंड गॉड की तरह दिख रहा था। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्रिंसेस फेया कहने लगा ये चीज, उसके सामने हम लोग देख पाते कुछ इंसानों का हालत बहुत ज्यादा बुरा है। और फिर प्रिंसेस फेया बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, क्या वो सोच में इतना ज्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना को तो कैद कर सकता है। और हमारे जनरेशन के अंदर ऐसे भी ताकतवर इंसान है, क्या ये वो ऐसा सीन हो सकता है जिनके बारे में साओ याई ने कहा था। और फिर हमें वो धमाका का सीन दिखाया था है। अब हम लोग देख पाते हैं स्पेस पोर्टल के अंदर से गुदी वहाँ से भाग चुका है और साओ याई वहाँ पर खड़ा होते हुए कहने लगा वो वहाँ से भाग गया है। और हम लोग देख पाते उन दोनों के फाइट के वजह से उनके नीचे एक बहुत बड़ा वैली बन चुका है। और फिर साओ याई गुचेंग के उड़ा के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे उस इंसान का उड़ा गुचेंग से सिमिलर लग रहा था, क्या वो कोई इल्यूजन था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साओ याई बहुत ज्यादा घबरा चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद बाहर से एक एल्डर कहने लगा, अभी वो शोध क्या था, इस ताबा साओ याई के पास इस तरह की स्किल भी है, इसलिए वो इतने सालों से खुद को इतना ज्यादा छुपा रहा था। और फिर एम्पायर वो अपने मन में सोचने लगा, हाँ इस बच्चे के कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके स्वाद इंते ने मुझे भी थोड़ा सा दौड़ा दिया था, इसलिए वो इतने सारे सालों से इतने ज्यादा टेरिफाइंग पावर को छुपा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है जनरल मैनसर मेरे खिलाफ रेबेलियन करना चाहता है। और उसके पीछे हम लोग जनरल ताबा को देख पाए जो अभी बहुत ज्यादा खुश है। और फिर गुचेंग की थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बहुत ज्यादा पीती है, वो एसासिन्स और थीव्स यहाँ से भाग चुका है। तो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा, जल्दी आसपास के सावंती एरिया को अच्छी तरह से ढूंढो, उस एसासिन को पकड़ने के लिए प्रिंस और प्रिंसेस के करीब गार्ड्स को बढ़ा दो। और फिर गुचेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो मुझे आसन में याद दिला रहा है। इस गुचेंग को देख को ऐसा नहीं लग रहा है वो मेरे शान के खिलाफ अपने एसासिन को भेजने वाला है। क्या को कहाँ से ये न्यूज मिल गया। गुचेंग कोल्ड फेस बांध हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उसके पास हेवनली शोध है, लेकिन मैं हेवनली तो आर्टिफिस को कलेक्ट कर रहा हूँ, ये अपर रिलम के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो फिर अगर उसे मालूम है तो फिर उसका डिस्गाइज करना आप सेंस बनाता है। और फिर गुचेंग के और भी इधर करीब से साओ याई को देखते हुए कहने लगा, लेकिन उसने बचपन से खुद को एक लूजा की तरह क्यों डिस्गाइज किया है, ऐसा लग रहा है उसे शुरुआत से मालूम है मैं उसे ढूंढने वाला हूँ। क्या ऐसा हो सकता है ताबा साओ याई तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, या फिर वो एक रिनकार्नेटेड है मिंगकोंग की तरह ही। हम लोग मिरर के अंदर देख पाते ताबा कोइंग साओ याई से चिपकने लगा। और फिर गुचेंग उसे देखते हुए कहने लगा अपने मन में,
चाहे कोई भी विजिबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन ये चीज उस व्यक्ति को नहीं चेंज कर सकता। वो हेविली शोध का मास्टर है, इसीलिए सही चीज है आप उसे मानना। और फिर अगली बार गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अपने मन में, लेकिन अगर ऐसा ही केस है तो फिर वो शायद ध्यान जेन के वो लाई को तो ऐसा ही करने वाले प्लान के बारे में जानता होगा। इसमें कोई भी तो चौंकने वाली बात नहीं है। एम्पायर वो पहले से बहुत ज्यादा सतर्क दिख रहा था। बाबा सागो यानी एडवांस में इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया होगा और उसी को हम लोग देख पाते। एम्पायर वो अभी भी गुचेंगे आठ चौक में दिख रहा है। अगली बार गुचेंगे थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा वो तियान जेंग का प्लान पहले ही फेल हो चुका है। सेकंड पीस वो लाई थी इस वक्त नहीं मर सकता, वरना अगर ताबा सागो का न्यूज स्पूर्ता सच हो गया तो फिर ग्रेट वो इमोर्टल डायनास्टी उसे अपने अम्ब्रेला का अंदर ले लेगा और उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। गुचेंगे को मुस्कुराते हुए देखने के बाद सेंटे चूचू अपने मन में कहने लगा इसलिए ये आदमी 2 दिनों से इतना ज्यादा खुश है। क्या ऐसा हो सकता है एविल स्पिरिट ने उसके बहन पर कब्जा कर लिया है? सच में दोस्तों सेंटे चूचू को ऐसा लगता है गुचेंगे से बड़ा भी कोई और एविल स्पिरिट हो सकता है यहाँ पर। और फिर अगली बार हमें प्रिंस वू तियानजिन का सीन दिखाया है। यहाँ पर उसका एक साथी कहने लगा क्या हमारा प्लान चेंज हो चुका है? एसासिनेशन को अब बंद कर दिया गया है। मेरे लॉर्ड हम लोग इसके लिए इतने सालों से प्लान कर रहे थे। अगर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं तो फिर किसे मालूम अगला अपॉर्चुनिटी हमें कभी मिले वाला है। ये सुनने पर और एक आदमी कहने लगा हे लॉर्ड अगर ये अपॉर्चुनिटी चला गया तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आने वाला है। इसके बाद और एक कल्टीवेटर कहने लगा मुझे लगता है गू चेंगे बहुत ज्यादा कैपेबल है, लेकिन वो थोड़ा सा भी रिलायबल नहीं है। इसलिए हम लोग उसके बात को काटते हुए वो तियानजे चिल्ला कहने लगा अपने मुंह को बंद करो। किसने तुम्हें कारिज दिया है किसी के बारे में इस तरह से बात करने को? जब हम लोगों ने उसके साथ कोऑपरेट करने के बारे में सोच लिया है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना हम लोग को उससे अपने लॉर्ड की तरह ऑब्जे करना पड़ेगा। रेबेलियन के मतलब हम लोग पूरी तरह से ना भी मर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने उससे ऑफेंस कर दिया तो भी तुम जरूर मरने वाला हो। तो सुने हर एक आदमी एक्स्ट्रा कहने लगा हाँ। और फिर अगली पल हमें प्रिंसेस पिया का सीन दिखाया है जो सेकंड प्रिंस को देखते हुए कहने लगा लाई क्या तुम ठीक हो? तो सुनने के बाद प्रिंस लाई कहने लगा इम्पिया चेस्टा मेरे ताकत से मेरे साथ क्या ही हो सकता है? योंग का जनरेशन का अंदर कितने ऐसे इंसान है जो मुझे हाथ कर सकता है? तो सुनने के बाद प्रिंसेस पिया थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या किसी ने भी तुम पर अटैक नहीं किया है? जो सुनने के बाद प्रिंस लाई पोज मारते हुए कहने लगा मेरे सिस्टर को बेकार के चीजों में बहुत ज्यादा परेशान होना अच्छा लगता है क्या? मेरे ताकत के साथ कौन मुझे मारना चाहेगा मेरे मौत के लिए? अब ये चीज सुनने के बाद प्रिंसेस पिया अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझे अपने फादर को ही बताना पड़ेगा। और फिर अगली बार हमें एम्पायर वू का सीन दिखाया जहाँ पर एम्पायर वू और गुचेंगे एक साथ बैठा हुआ है। उसी वक्त एक विंच आकर एम्पायर वू के कान में कहने लगा योर मेजेस्टी सेकंड पीस के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद एम्पायर वू कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं बेकारी परेशान हो रहा था इतना था। और फिर गुचेंगे चाय पीते हुए एम्पायर वू से पूछने लगा योर मेजेस्टी एम्पायर वू ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा परेशान है किसी चीज के लिए? जो सुनने के बाद एम्पायर वू कहने लगा मैंने एक रूबान के बारे में सुना था ऐसा जिसमें कहा जा रहा था वो लाइक कि वो एसासिन अटैक करने वाला है, इसीलिए मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जो सुनने के बाद गुचेंग के गुस्सा होने के नाटक करते हुए कहने लगा क्या किसका इतना साहस हो गया जो सेकंड पीस को ऐसा ही करा देता है ऐसे वक्त में? वो सिर्फ अपने मौत को बुला रहा है। क्या आप चाहते हैं मैं उसे मार डालूं? सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंग को ऑस्कार नहीं चाहिए, ऑस्कार को गुचेंगे चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा एक्टिंग कोई और नहीं कर सकता। गुचेंगे के बात को सुनने के बाद एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम वो असल में कौन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो न्यूज बिल्कुल गलत था और मैं बेकार इतना परेशान हो रहा था। और फिर अगली पल वो फिर से गुचेंगे की तरफ शौक बड़ी आंखों से देखने लगा। अब ये सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा योर मेजेस्टी एम्पायर वो आपको अपना घात को दावन नहीं करना चाहिए। आखिरकार इस शांति कॉम्पिटिशन का अंदर सिर्फ एक ही दिन बाकी है। अब क्या होगा अगर वो एसासिन आखिरी दिन में अटैक करने में सोचे तो फिर? जो सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा जो योंग चेंगे कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब एज सुनने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा किसने मुझे याद दिलाया है क्या उफेया ताबा साइवो युआ ने उसके इस्तेमाल किया है यहाँ पर? इसके बाद हमें ताबा साइवो का सीन दिखाई दे जो बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो किलिंग इंटेंस बिल्कुल सच में गुचेंगे था तो फिर वो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, या तो भी वो मेरे पिछले जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे दौर है या तो भी एक ट्रू एनलाइटेड पर्सन या फिर एम्पायर वो जो अभी अपने एम्पायर रिलेम में है। अगर वो अपने एम्पायर वेपन का भी इस्तेमाल करे तो भी वो गुचेंगे का कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इससे मालूम है गुचेंगे का असली ताकत क्या है। अब इसे परीक्षण देखने के बाद ताबा कोइंग्यू कहने लगा तीसरे भाई आप किसके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्या आप ठीक है? जो सुनने के बाद ताबा साहू कहने लगा दूसरी बहन क्या आप ये कह रहे हैं तो आप पर भी ऐसा ही नहीं अटैक किया था? जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू कहने लगा वो चीज आप थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरे भाई इतने सालों से तुम अपने ताकत को किस लिए छुपा रहे थे? जो सुनने के बाद ताबा साहू उनको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा
मुझे मालूम है तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं अभी भी मैं ही हूँ और ये चीज कभी भी बदलने नहीं वाला है। मैं ये चीज तुम लोग को तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम लोग देख पाते ये चीज को सुनने बाद ताबा कोइंग क्यू और ताबा कोइंग सू थोड़ा सा घबराता है और फिर ताबा कोइंग क्यू कहने लगा हमें सेफ रखने के लिए। इससे भाई हम लोग ताबा जनरल मेंशन से है, कौन हमें थ्रेटन कर सकता है। ये सुनने के बाद ताबा कोइंग सू परेशान होते कहने क्या ये मेजेस्टी है। तो सुनकर ताबा साहू या तो कोल तोड़ में कहने लगा ये घुसेंगे है, तुम लोग को अभी से उससे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या तो अभी गए तू एम्पायर फैमिली से बहुत गुना ज्यादा, वो हमारे फैमिली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है। जो सुनने के बाद ताबा कोइंग क्यू चौंकते हुए कहने लगा क्या यो मस्त चेंगे। और फिर ताबा कोइंग क्यू गुस्से में कहने लगा डैम मैं उसे इतना ज्यादा एडमायर करता था, मैंने कभी नहीं सोचा था वो इस तरह का हिप्पोक्रेटिक विलेन होगा, मैं उसे और ज्यादा पसंद नहीं करता। सच में दोस्तों इस लड़की को लगता है गुचेंग को इसकी कोई भी परवाह होगा। अब ये सुनने के बाद ताबा साहू फिर से कहने लगा वो ऐसा शायद उन्हें गुचेंगे नहीं भेजा था मुझे टेस्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू कहने लगा लेकिन गुचेंगे हमें टारगेट क्यों कर रहा है। जो सुनने के बाद ताबा साहू खड़ा होते हुए कहने लगा हाँ जरूर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। और फिर अगले पल वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या तुम्हें हेवेनली कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में मालूम है। जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू चिल्लाते हुए कहने लगा क्या। इसके जवाब में साहू फिर से कहने लगा मेरे पास एक है उनमें से। जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू परेशान होते हुए कहने लगा तीसरे भाई वो चीज इतना ज्यादा कीमती है तो भी क्यों ना हम लोग वो चीज उसे दे देते हैं। जो सुनने के बाद ताबा कोइंग को भी थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा हाँ तीसरे भाई उस चीज को हम लोग खुद के पास नहीं रख सकते, तुम्हारी सेफ्टी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो सुनने के बाद ताबा सायो या थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा यही तो परेशानी है, वो चीज पहले ही मेरे अंदर मिल चुका है और इस दुनिया से गायब हो चुका है, तू चेंगे इसे नहीं ले सकता, मुझे दौर है वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। जो सुनने के बाद ताबा कोइंग और ताबा कोइंग कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार ताबा कोइंग सायो के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा इससे भाई हम लोग इसे सीखे रखें और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारे साथ है। और दूसरी तरफ ताबा कोइंग भी सायो के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा हाँ तीसरे भाई हम लोग फैमिली है। जो सुने बाद साओ यह खुश होकर कहने लगा जो बाहर में हालत सेफ होगा तो हम लोग एक साथ गैदरिंग प्लेस की तरफ जाने वाले हैं। और फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एक भेली के है वहाँ पर बहुत से कालती बेदा एक तरफ आने लगा और फिर उनमें से कोई कालती बेदा कहने लगा बाब तुम लोग तो जायंट होल गैंग के मेंबर भी पास हो चुके हो। जो सुनने के बाद जायंट होल गैंग के मेंबर कहने लगा तुम किसे कमजोर समझ रहे हो, हम लोग आखिरकार तो 100 के अंदर आने वाले हैं। अगली बार ताबा सावा इन सभी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा सेकंड प्रिंस यहाँ से मिसिंग है, क्या ऐसा हो सकता है उले के साथ कुछ हुआ। इसी पर उसके पीछे फास्ट प्रिंस आते हुए कहने लगा हे क्या है वो मस्तानी है जो खुद के ताकत को छुपा रहा था, ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारी तरफ तो इस तरह से देख सकता हूँ, तुम अभी भी मेरे इम्पिया सिस्टर के लायक नहीं हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस फेया कहने लगा उमिंग। और फिर उन्हें देखने के बाद साओ यहाँ अपने मन में कहने लगा क्या ये लोग अभी भी जिंदा है। और फिर अगली बार साओ यहाँ सेकंड पीस को देखते हुए कहने लगा सेकंड पीस क्या ठीक है। जिसके जवाब में प्रिंसेस फेया कहने लगा सेकंड बाधा पर किसी भी ऐसा ने ऐसा ही नहीं किया था, हर एक चीज पूरी तरह से सेफ है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो सुनिए बात साहू है चौकते कहने क्या। और फिर अपने मन में कहने लगा ये चीज कैसे हो सकता है, क्या गलत हो गया यहाँ पर। और फिर अगली बार प्रिंस उला साओया को पीछे खेलते हुए कहने लगा ताबा साओया है तुम्हारे इसके क्या मतलब है। हम लोग देख पाते सेकंड पीस को ऐसा करते हुए देखने के बाद प्रिंसेस बेया चिल्ला को कहने लगा उलाई। और फिर अगली बार फिर से सेकंड प्रिंस कहने लगा क्या तो भी आगो रोआ पर कोई ऐसा से आया भी होता, क्या तुम्हें सच में लगता है वो लोग मुझे हाथ कर सकते थे। ऐसा मत सोचना तुम अकेले वो हो जो ऐसा कर सकता है, तुम अकेले वो हो जिसके पास हिडन स्ट्रेंथ है और बहुत ज्यादा असम भी हो। जो सुने हुआ प्रिंस भैया उससे कहने लगा इतना काफी है, साहू यार ये चीज किसी पर्पज से नहीं कर रहा था, वो चीज वो सिर्फ तुम्हारे सेफ्टी के लिए थोड़ा सा परेशान था, इसे अपने दिल में मत लो। जो सुनने के बाद सेकंड पीस कहने लगा इम्पियल सिस्टर आप बहुत ज्यादा काइंड है, आप हमेशा ही उसके साथ रहते हैं। अगली बार हम लोग देख पाते साहू यहाँ माइंड ट्रांसफर से फेया से कहने लगा क्या हुआ पर सच में कुछ भी नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है गुचेंगे ने किसी चीज को पहले से ही नोटिस कर लिया है और ऐसा सीनेशन के प्लान को गिव अप कर दिया। जिसके जवाब में प्रिंसेस फेया कहने लगा मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन परेशान मत हो, मैं अपने फादर को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फिर अगली फोन हम लोग एक जगह से बहुत ज्यादा केवस पावर को निकलते देख पाते हैं। देखने के बाद एक एल्डर कहने लगा योर मेजेस्टी है जुयेन ओरा है जो बाहर निकल रहा है, इस तरह की ओरा शायद इंडिकेट कर रहा है जुयेन इंपियर कोच से कोई यहाँ पर आ रहा है। और फिर गुचेंगे उस ओरा को देखते हुए कहने लगा और मेजेस्टी हम लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कौन यहाँ पर आ रहा है। जो सुनी भाई एम्पायर रू कहने लगा क्या योमस चेंगे मेरे साथ जाने वाला है, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा शांत फील कर रहा हूँ, क्या होली मैदान चूचू हमारे साथ नहीं जाने वाला है। जो सुनी भाई गुचेंगे हंसते हुए कहने लगा मैं अकेले ही काफी हूँ इसके लिए। और फिर अगले पर हमें वो ओरा जगह से निकल रहा था उस जगह का सीन दिखाया है जहाँ पर इस ओरा को देखने पर एक ताकतवर कालती बजा कहने लगा इतना ज्यादा अचानक से जुयेन ओरा शायद इम्पियर जुयेन एम्पायर फैमिली के अंदर से आ रहा होगा, ये पहली बार है जुयेन स्काई जो है पूरे के पूरे अपर इलाम को फैला हुआ है।
ये उनसे रिलेटेड है। अब ये चीज को देखने पर सेकंड भी हंसते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कोई ताकतवर इंसान उससे बाहर निकलने वाला है? मैंने अभी भी फाइट के अंदर ज्यादा मजा नहीं पाया है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस भैया कहने लगा, आपने एनिमी को कमजोर मत समझो उलाई, जुए इन एम्पियर कोड के अंदर कोई भी सिंपल पर्सन नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते साओ यह घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये वो आदमी हो सकता है? अगली पल हम लोग उस ओरा के अंदर 3 इंसान को देख पाते जिनमें से एक कहने लगा, क्या ये सारे लोग हर एक रेस का इस जनरेशन का जीनियसेस हैं? ये चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैंने सोचा था वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। अगली पल उस पर्सन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये जुएन एम्पियर कोड का थात पिन जुया लाव है। और फिर जियाल वो कहने लगा, ये लोग थोड़ा सा ही पैसा नहीं है। और दोस्तों सच में यहाँ पर जियाल वो बहुत ज्यादा बेदास दिख रहा था। आप दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय साउनरा।